कक्षा 10 गणित। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 8.1 को। अध्याय 8 दिया हुआ है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित बेसिक बातों को समझेंगे। इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे कि साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, ये सब होता क्या है, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है। यहाँ पे 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे ट्री, इसका मतलब होता है 3, और गण मतलब यहाँ पर होता है GON। गण मतलब होता है भुजा, है ना, जिसमें यहाँ पे 3 भुजाएं। और यहाँ पे मेट्री का मतलब होता है कि मापना। ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति, इसका परिभाषा यही होता है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं और उनके कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यही होता है त्रिकोणमिति बोल देंगे, या इंग्लिश में उसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ देंगे। इसमें हमेशा एक समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा की जाएगी। समकोण त्रिभुज कुछ इसी प्रकार से रहता है, जिसमें एक कोण 90 अंश का रहता है, साथ साथ 2 इसमें न्यून कोण रहता है। एक यह न्यून कोण है, एक यहाँ पर न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब इनका वैल्यू 0 अंश और 90 अंश के बीच में रहेगा। यहाँ पर ये दो न्यून कोण हो गए। चलिए यहाँ पर हम लोग अब समझ लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। देखिए, पिछली क्लासों में जब भी आपको कोई समकोण त्रिभुज मिला तो यहाँ पे क्षैतिज भुजा को आपने आधार नामकरण कर दिया, और जो ऊर्ध्वाधर भुजा थी उसको आपने लंब नामकरण कर दिया, और जो 90 अंश के सामने वाली भुजा थी उसको आपने कर्ण नामकरण कर दिया। लेकिन यहाँ पे त्रिकोणमिति में हम लोग जो क्षैतिज भुजा रहेगी उसे हम लोग आधार, और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर जो भुजा रहेगी उसे लंब नहीं बोलेंगे। जो यहाँ पे इस प्रकार का आप मानते थे ना, अब इसको आपको कुछ पल के लिए भूलना पड़ेगा। कुछ पल के लिए क्या, यहाँ पे त्रिकोणमिति में इसको आपको भूलना पड़ेगा। त्रिकोणमिति में हम लोग किस भुजा को लंब और आधार किस प्रकार से मानेंगे, चलिए इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जो कर्ण रहता है ना, कर्ण तो फिक्स रहेगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहती है। लेकिन यहाँ पर आधार और लंब यहाँ पे चेंज होता रहेगा। देखिए, इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया कर्ण, इसको इंग्लिश में बोलना रहेगा तो हाइपोटेनियस, और इसका डेफिनेशन लिखा गया है, समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। कोई भी मान लेते हैं इस प्रकार से समकोण त्रिभुज है ना, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, तो इसके जो भी सम्मुख भुजा है ना, इसी को हमेशा क्या बोलते हैं आप, कर्ण। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन तो फिक्स है। कोई भी समकोण त्रिभुज रहेगा, अब जो भी 90 अंश का कोण रहेगा उसके सामने की जो भी भुजा रहेगी आप उसे कर्ण बोल देंगे। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं आधार। आधार क्या होगा कि न्यून कोण से संलग्न भुजा आधार कहलाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, कोई भी समकोण त्रिभुज रहेगा ना तो उसमें 2 न्यून कोण रहेगा। 90 अंश से कम यहाँ पे 2 कोण है। एक कोण यहाँ पर A है जो A शीर्ष पर बनेगा, यहाँ पर कोण, और एक यहाँ पे C शीर्ष पर कोण बन रहा है। यहाँ पर 2 न्यून कोण है। मान लेते हैं कि फिलहाल में यदि आप इस न्यून कोण की चर्चा कर रहे हैं तो आपका यह आधार हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है ना, कर्ण तो सेम है, 90 अंश के जो भी सामने वाली भुजा रहेगी उसे आप कर्ण बोल देंगे। यहाँ पे इस त्रिभुज में भी 90 अंश के सम्मुख भुजा को इसको कर्ण बोल देंगे। इंग्लिश में बोला रहेगा तो आप हाइपोटेनियस बोल सकते हैं। चलिए, और यहाँ पर हम यहाँ पे आधार के बारे में चर्चा कर रहे थे, इंग्लिश में बोला रहेगा तो बेस। यहाँ पे न्यून कोण से संलग्न भुजा, मान लेते हैं कि यदि इस न्यून कोण की आप चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे इससे जो संलग्न मतलब लगी हुई जो भुजा है, कर्ण तो फिक्स हो गया, इस भुजा को तो हम लोग बोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो ये कर्ण फिक्स हो गया। यहाँ पे जो न्यून कोण से संलग्न भुजा है, मतलब यहाँ न्यून कोण से लगी हुई जो भी भुजा है, इसे क्या बोल देंगे, आधार। ये हो गया आपका आधार। पहले आप इसी को क्लियर कर लीजिए, है ना, आधार लंब को क्लियर आप कर लेंगे, है ना, इसको आप भूल जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज रहेगा तो आधार मानना और ऊर्ध्वाधर रहेगा तो लंब, इसको आप भूलेंगे। आपको इस प्रकार से याद करना है ना, कि जिस भी हम लोग न्यून कोण के बारे में चर्चा करेंगे उससे जो भी संलग्न भुजा रहेगी उसको बोल देंगे आधार। कर्ण तो फिक्स है, न्यून कोण से संलग्न भुजा आधार कहलाएगी। और मान लेते हैं यह त्रिभुज है ना, एक दूसरा त्रिभुज है। अब यहाँ पे इस न्यून कोण की संलग्न भुजा यह है, तो यहाँ पे यदि इस न्यून कोण की आप चर्चा कर रहे हैं तो यह आपका हो जाएगा आधार। ठीक है, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर आधार इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब जो लंब है परपेंडिकुलर न्यून कोण के सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। जो भी न्यून कोण की आप चर्चा कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे तीसरी भुजा ही बचा हुआ है, यहाँ पे यह न्यून कोण है, इसके सम्मुख भुजा है ना, न्यून कोण के सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। यहाँ पर ये न्यून कोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, 90 अंश का जो कोण रहेगा उसके सामने वाली भुजा कर्ण, और जो न्यून कोण की आप चर्चा कर रहे हैं उसके जो भी सम्मुख भुजा है वह क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। चलिए, ये हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे आप यहाँ पे इस न्यून कोण की चर्चा कर रहे हैं तो इसके जो भी सम्मुख भुजा है वह क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है। आधार, लंब, कर्ण, यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों में आप क्लियर कर लेंगे। जिस भी न्यून कोण की चर्चा कर रहे हैं उसे जो संलग्न भुजा रहेगी उसे आधार बोलेंगे, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, और न्यून कोण के सम्मुख भुजा लंब। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हुआ है, 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण, और यहाँ पे जिस भी न्यून कोण की आप चर्चा कर रहे हैं उस यहाँ पे न्यून कोण से जो भी संलग्न भुजा है, एक तो कर्ण फिक्स हो गया, जो दूसरी भुजा बची हुई है आधार,
यहाँ पे आधार हो जाएगा, न्यून कोण से संलग्न भुजा आधार हो गया, और न्यून कोण की जो सम्मुख भुजा है, सामने वाली भुजा, यह हो जाएगा आपका लंब। यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात की चर्चा करते हैं, जो कि होता है साइन कॉस टैन, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे यदि हम लोग इसको न्यून कोण मानेंगे तो लंब यह हो जाएगा, यदि हम लोग इसको न्यून कोण मानेंगे तो लंब यह हो जाएगा, है ना। फिलहाल में हम लोग इसी को मान लेते हैं कि यही हमारा न्यून कोण हो गया। तो यहाँ पर सिंपल यह क्या हो जाएगा आपका, यह आधार हो गया। डेफिनेशन आपको याद है कि जो 90 अंश के सामने वाला कोण रहेगा, मतलब जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है वह है आपका कर्ण, ठीक है, ये तो फिक्स है। और जो न्यून कोण से संलग्न भुजा है वह है आपका आधार, और जो न्यून कोण के सम्मुख भुजा है वही क्या है, आपका लंब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति जो अनुपात रहता है ना, कोई भी त्रिभुज रहे, त्रिभुज में कुल 3 भुजाएं रहती हैं। इन 3 भुजाओं को हम लोग अनुपात के रूप में, अनुपात मतलब इस भुजा के बटे, मतलब इसको अंश में रख दें, इस भुजा को हर में रख दें, इस भुजा को अंश में रख दें, इसको हर में रख दें। इस प्रकार से हम लोग कुल 6 प्रकार से इन भुजाओं का अनुपात हम लोग लिख सकते हैं ना। चलिए हम आपको लिख कर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग यह भुजा ले लें BC। अब यहाँ पर हमने देखिए यह इस न्यून कोण का चर्चा किया है, तभी हम इसको लंब बता रहे थे, है ना। देखिए यहाँ पर यह वाली भुजा बटे यह वाली भुजा हम ले लेते हैं BC, और बटा हमने ले लिया है AC, ये हो गया। अब इसी का व्युत्क्रम भी हम लोग ले सकते हैं, एक है यहाँ पे AC बटा हम लोग BC भी ले सकते हैं। और किस प्रकार से ले सकते हैं, AB को भी ले सकते हैं, AB बटा AC को ले सकते हैं, और इसका व्युत्क्रम भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे AC बटा AB भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। और एक यह बचा हुआ है, इसको लिख देते हैं BC बटा यहाँ पे AB, और इसका व्युत्क्रम कर देते हैं AB बटा हमने BC कर दिया। त्रिभुज में कुल 3 भुजाएं थी, इसको हमने 6 प्रकार से अनुपात के रूप में लिख दिया। अब देख लीजिए जो यहाँ पर BC है ना, BC बटा AC, यहाँ पे लंब बटा कर्ण रहता है ना, तो इसको बोल देते हैं साइन। और यहाँ पे किस कोण के हमने सापेक्ष लिखा हुआ है, यहाँ पे है, यहाँ पे शीर्ष के हिसाब से लिख सकते हैं, या फिर यदि थीटा मान रहेंगे तो थीटा के हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसे, इस अनुपात को क्या बोल देते हैं, साइन। इस प्रकार से लिख देते हैं साइन A। इसी कोण के सापेक्ष यह बात हो रहा है ना। इसको इस प्रकार से भी लिख देते हैं कि BC है क्या, यहाँ पर है, चलिए L लिख देते हैं, यह लंब हो गया। आधार के लिए A लिख देते हैं, और कर्ण के लिए सिंपल K लिख देते हैं ना। यहाँ पे BC क्या है, BC है आपका लंब, यह बटा है कर्ण, और यहाँ पे AB है क्या, आधार बटा यहाँ पे AC क्या है, कर्ण। इसको और क्या लिख सकते हैं, BC को लंब बटा यहाँ पे AB क्या है, आधार। इसी प्रकार से यह हो जाएगा आधार बटा लंब, यह क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, और यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कर्ण, और यह है आपका लंब। साइन A बराबर BC बटा AC लंब बटा कर्ण होता है। इसका मतलब यह है कि साइन A बताता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज रहेगा, उसमें A जो भी न्यून कोण है, उसके जो लंब और कर्ण, जो भी यहाँ पर इस न्यून कोण के यहाँ पर एक ही हम लोगों ने चर्चा किया, तो यहाँ पर लंब और कर्ण का जो भी अनुपात रहेगा इसे बोल देते हैं साइन A। और जब आधार बटा कर्ण का अनुपात लेते हैं तो इसे बोल देते हैं कॉस A, है ना। यहाँ पे एंगल हमने A ही लिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस A। और यहाँ पे जब लंब और आधार का लिया जाता है ना, तो यहाँ पे इसे बोल देते हैं, चलिए कामा लिख देते हैं, यहाँ पर बोल देते हैं इसे tan A, ठीक है। इसी एंगल के सापेक्ष हम ले रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं। चलिए यहाँ पे साइन का यहाँ पे जो व्युत्क्रम होता है, यहाँ पे होता है कोसेक, कोसेक A बराबर ये हो गया। चलिए ये हो गया। कास का व्युत्क्रम होता है सेक होता है, सेक A बराबर कर्ण बटा आधार होता है। इसके लिए होता है टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है, कॉट A बराबर आधार बटा लंब रहता है, जो कि इस त्रिभुज में आधार है AB और यहाँ पे लंब है BC। चलिए इसको एक बार यहाँ पे आपको नोट करके समझाते हैं। यहाँ पर है साइन A हमने लिया हुआ है बराबर है लंब बटा कर्ण है। यहाँ पर ये कह क्या रहा है, इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पर कोई भी समकोण त्रिभुज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसमें एक कोण A है, मतलब उसमें जो भी समकोण त्रिभुज रहेगा उसमें 2 न्यून कोण रहेंगे। आप किसी भी न्यून कोण की चर्चा कर सकते हैं। यदि हम लोग C लेते हैं ना, तो यहाँ पे सब कुछ बदल जाता। यहाँ पे जो लंब रहता है वो A हो जाता, आधार जो रहता है वह A हो जाता, ठीक है, यदि हम लोग इस न्यून कोण की चर्चा करते तब। फिलहाल में हमने इस न्यून कोण के लिए यहाँ पे समझाया, मतलब यहाँ पे सब कुछ अनुपात हमने इस कोण के सापेक्ष लिखा हुआ है। अब देख लीजिए यहाँ पे साइन A बराबर यहाँ पे लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे A यह बता रहा है कि समकोण त्रिभुज में किस न्यून कोण के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमने लिख दिया ना, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में
इस न्यून कोण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे लंब भी फिक्स हो गया और आधार भी फिक्स हो गया, कर्ण तो ठीक है, लेकिन इस न्यून कोण का हमने चर्चा किया ना कि यहाँ पे शीर्ष ए पर जो कोण बन रहा है उस कोण का हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सम्मुख भुजा लंब हो गया और यहाँ पे कोण ए से जो संलग्न भुजा है वह आधार हो गया, ये तो फिक्स हो गया। तो यहाँ पे साइन ए बराबर यह लंब बटा कर्ण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेना है लंब, जो यहाँ पे ये इस न्यून कोण की चर्चा कर रहे हैं ना, इस समकोण त्रिभुज में, तो इसके सम्मुख भुजा का आपको अनुपात लेना है, मतलब इसको अंश में रखना है। और यहाँ पे जो कर्ण है AC, आप इसको हर में रखना है, ठीक है। इसका मतलब यही है, यहाँ पर लंब आपका यही था BC था, और यहाँ पे जो कर्ण है वह हमारा AC था। इसी प्रकार से इसका यही मतलब है। कास ए बराबर AB बटा, यहाँ पे AC हमने लिखा हुआ है, तो कास ए हो गया, मतलब यहाँ पे जो भी समकोण त्रिभुज है उसमें न्यून कोण ए के बारे में चर्चा की जा रही है। और कास बता रहा है कि कौन सा अनुपात आपको लेना है, उसमें लेना है आपको पहले आधार लेना है अंश में और कर्ण को रखना है हर में। यहाँ पर ये कास बता रहा है, ठीक है। और ए बता रहा है कि यहाँ पे वह मतलब उस समकोण त्रिभुज में न्यून कोण क्या है। इसी प्रकार से यहाँ पे tan ए बराबर यहाँ पर लंब बटा आधार होता है ना। तो यहाँ पे ए बता रहा है कि किस न्यून कोण के बारे किस न्यून कोण के सापेक्ष बात हो रहा है ना। और tan का मतलब हमें किन किन भुजाओं का अनुपात लेना है। यहाँ पे जब आपने यहाँ पे कोण जब फिक्स कर दिया तो लंब और आधार फिक्स हो गया, ठीक है। और तो tan का मतलब यहाँ पर आपको लेना है लंब और आधार का अनुपात, ठीक है। जो भी समकोण त्रिभुज रहेगा उसमें लंब और आधार का अनुपात आपको लेना है। तो यहाँ पे लंब था BC और आधार था AB, तो इसको हमने अनुपात लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर इसका व्युत्क्रम होता है, मतलब साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है। यहाँ पर एंगल तो A है, कोसेक का मतलब यहाँ पे पहले कर्ण को अंश में रखना है और लंब को हर में। तो यहाँ पे कर्ण है AC और यहाँ पे लंब है BC। और उसी प्रकार से यहाँ पे कॉस का उल्टा होता है सेक। न्यून कोण ए का चर्चा हो रहा है और सेक बता रहा है कि कर्ण और आधार का अनुपात आपको लेना है। तो यहाँ पे कर्ण है AC और आधार है आपका AB। कॉट ए जब लिखा गया है तब किन किन भुजाओं का आपका अनुपात लेना है, मतलब उसमें न्यून कोण ए है, उसी के सापेक्ष आप लंब और आधार फिक्स कर लेंगे। और काट का मतलब आपको यहाँ पे आधार और लंब का अनुपात लिखना है। तो आधार है इसमें AB और यहाँ पे लंब है आपका BC, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और देख लीजिए इनसे फार्मूले भी आपको कुछ प्राप्त होंगे, इनका आवश्यकता आपको पड़ेगा। जैसे साइन का यह व्युत्क्रम हो गया है ना, यहाँ पर साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है, उसी प्रकार से कोसेक ए बराबर होता है कर्ण बटा लंब होता है। तो यहाँ पे साइन ए साइन रहेगा, साइन ए बराबर 1 बटा कोसेक ए रहता है। या फिर आप इसको इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोसेक लिखते हैं ए बराबर 1 बटा साइन ए। आपको जिस प्रकार से प्रश्न में आवश्यकता पड़ेगा उस प्रकार से ले लेंगे, है ना। यह दोनों प्रकार से रहेगा, केवल हम चलिए एक प्रकार से ही लिख देते हैं। हमें जिस प्रकार से आवश्यकता रहेगा तो यहाँ पे हम लोग पक्षांतर कर लेंगे। और यहाँ पे साइन हो गया, कास ए बराबर होता है 1 बटा सेक ए होता है। और उसी प्रकार से यहाँ पे tan ए बराबर 1 बटा कॉट ए होता है, यह हो गया। और इसमें एक और फार्मूले का आप ध्यान में रखेंगे कि साइन ए बटा यहाँ पे कास ए बराबर होता है tan ए। यहाँ पे आपको हल करके भी दिखा देते हैं। साइन ए बटा आपको लेना है कॉस ए। देख लीजिए साइन ए का वैल्यू है लंब बटा कर्ण, यहाँ पर है लंब बटा कर्ण, और कास ए का वैल्यू है आधार बटा कर्ण। यहाँ पे लिख देते हैं आधार बटा यहाँ पे कर्ण। तो यहाँ पे यदि यहाँ पे 4 भागों में आ गया ना, तो यहाँ पे आप चाहें तो व्युत्क्रम भी कर सकते थे, या फिर सबसे नीचे का सबसे ऊपर गुणा कर दीजिए, मध्य वालों को आपस में। यहाँ पर हो जाएगा लंब गुणते यहाँ पे कर्ण का हमने गुणा कर दिया, और यहाँ पे ये हो गया कर्ण गुणते यहाँ पे आधार, ठीक है। आधार का इसमें हमने गुणा कर दिया। चलिए यहाँ पे कर्ण से कर्ण समाप्त हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या, लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार होता क्या है, यह होता है tan ए, ठीक है। यहाँ पर न्यून कोण ए के ही सापेक्ष बात हो रहा है, तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, यहाँ पर यह होता है tan ए। यहाँ पर यह आपका फार्मूला है। जैसा प्रश्न में यदि आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग ले लेंगे। साइन ए बटा कॉस ए बराबर ये होता है tan ए। इसी प्रकार हमें पता है कि tan का व्युत्क्रम कॉट होता है, तो यहाँ पर यदि कॉट की सापेक्ष यदि हमें मतलब प्रश्न में यदि इस प्रकार से कॉट ए बराबर हमें आवश्यकता पड़ गया तो हम लोग इसका क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। यहाँ पर यह हो जाएगा कॉस ए अंश में, यहाँ पे हर में हो जाएगा साइन ए।
चलिए, बुक में इस प्रकार से आपको दे दिया गया एक मीनार के बारे में चर्चा करना है। आगे प्रश्न आएगा तो इसको हम लोग हल भी करेंगे। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाकर आप इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, है ना। हमेशा समकोण त्रिभुज बनाया जाएगा। यहाँ पर भी एक भवन दे दिया गया है। अब इसकी ऊंचाई यदि आपको ज्ञात करना रहेगा तो यहाँ पे यदि यह वाला कोण हमें पता चल जाए, है ना, यह दूरी तो आप नीचे वाली दूरी ज्ञात ही कर लेंगे। साथ साथ यह कोण यदि 30 अंश 45 अंश इस प्रकार से रहेगा तो आप इसकी जो भी ऊंचाई रहेगा उसको ज्ञात कर पाएंगे। प्रश्न आएगा तो उसको हम लोग हल भी करेंगे, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी को हम लोगों ने समझा, है ना। यहाँ पे यही एक समकोण त्रिभुज दे दिया गया है। यहाँ पर ABC समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे 90 अंश के सम्मुख भुजा कर्ण हो गया। और यहाँ से जो यहाँ पे इस कोण के बारे में चर्चा हो रहा है ना, तो यहाँ पर कोण A से संलग्न भुजा, यही आपका आधार है, ठीक है। इसी को हमने आधार बोला था। और यहाँ पे जो न्यून कोण है सम्मुख भुजा, यह क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगा। यहाँ पे लिखा है कोण A की सम्मुख भुजा, है ना, कोण A की जो सम्मुख भुजा है उसे लंब। इसको इस प्रकार से लिखा हुआ है कोण A का साइन। यहाँ पे अंश में क्या रहेगा? कोण A की सम्मुख भुजा। यहाँ पे कोण A की जो सम्मुख भुजा है BC, और हर में क्या रहेगा? कर्ण रहेगा BC/AC, जिसको हमने साइन केवल लिखा था, है ना। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसको इसी प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पे ये इसका फुल फॉर्म लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कोण A का कोसाइन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, किस प्रकार से भुजाओं का अनुपात रहता है। यहाँ पे दिया हुआ है कोण A की संलग्न भुजा, जिसे हमने आधार बताया था, और हर में रहेगा कर्ण, है ना, कोसाइन इसी प्रकार से रहेगा। कोण A की संलग्न भुजा, मतलब यहाँ पे आपको आधार को लेना है AB, और हर में क्या रखना है? AC को, ठीक है। यह इसी प्रकार से हो गया। और जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे कॉस लिखा था, ठीक है, इसको कोसाइन बोलेंगे। ये फुल हो गया। यहाँ पे कोण A का टेंजेंट, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे टेन लिखते हैं, है ना। यहाँ पे नीचे लिखा भी गया है कि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इन सापेक्ष में यहाँ पे साइन है, कॉस है, टेन है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पे कोण A का टेंजेंट, यहाँ पे कोण A की सम्मुख भुजा, जिसको हमने बोला था कि लंब, ठीक है, इसी को हमने लंब बोला था। और यहाँ पे कोण A की संलग्न भुजा, जिसको हमने बोला था आधार, ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कोण A का कोसेकेंट बराबर 1/, यहाँ पे कोण A का साइन बराबर कर्ण बटा, यहाँ पे या तो आप इसका साइन का व्युत्क्रम भी करके इसको आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हमने केवल कोसेक लिखा था, है ना। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है? कोसेकेंट। यहाँ पे कोण A का जो साइन आपको प्राप्त हुआ है उसका यदि हम लोग व्युत्क्रम भी कर देंगे तभी भी इसको प्राप्त कर लें, है ना। हमने बताया था कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक होता है, ये हमने बताया था। यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा? अंश में कर्ण और हर में कोण A की सम्मुख भुजा। जो कोण A की सम्मुख भुजा है वो क्या है? आपका लंब है, ठीक है। और कर्ण तो है, इसको K से हमने दिखाया था। और जो BC है, कोण A की जो सम्मुख भुजा है, यह क्या है? लंब है ना। देख लीजिए, आपका यही है, यह लंब है और AC क्या है? कर्ण है। इसी का व्युत्क्रम है। कोण A का साइन का व्युत्क्रम भी करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे दिया हुआ कोण A का सेकेंट, इसको आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? 1/, कोण A का कोसाइन का आप व्युत्क्रम करके भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हमने केवल शॉर्ट फॉर्म में आपको सेक बताया था। अंश में रहेगा कर्ण, ठीक है। और यहाँ पे कोण A की सम्मुख भुजा, तो यहाँ पे यह कर्ण तो ठीक है, की हो गया। और हर में कोण A की जो सम्मुख भुजा रहेगी वह क्या है? लंब है। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू सेम ही लिख दिया है, कर्ण बटा कोण A की सम्मुख भुजा, और यहाँ पर भी लिखा है कर्ण, और हर में लिखा है कोण A की सम्मुख भुजा नहीं, यहाँ पे संलग्न भुजा होना चाहिए, है ना। जो AB है यहाँ पर ये आधार है, ठीक है। जो यहाँ पे AB तो लिखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सम्मुख भुजा न देकर यहाँ पे संलग्न भुजा लिखना चाहिए था। कोण A का यहाँ पे जो संलग्न भुजा है वह AB है, ठीक है, न कि ये सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा रहेगा तो क्या हो जाएगा? BC हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कोण A का इसे संलग्न भुजा लिखना चाहिए था, ठीक है। चलिए, हो गया कर्ण बटा आधार। आगे दिया हुआ है कि कोण A का कोटेंजेंट, इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? या तो 1/, कोण A का टेंजेंट का आप व्युत्क्रम कर दें, या फिर आप कोण A की संलग्न भुजा BC और यहाँ पे कोण A की सम्मुख भुजा को आप ले सकते हैं, अनुपातों को। तो यहाँ पर किस प्रकार से रहेगा? जो AB है यहाँ पे संलग्न भुजा, यह आपका आधार है, और यहाँ पे जो कोण A के जो सम्मुख भुजा है यह क्या है? आपका लंब है, ठीक है। सिंपल ये इसी प्रकार से था। सभी अनुपातों को हमने बता दिया कि tan A बराबर क्या होगा? sin A बटा cos A होगा, और cot A बराबर यहाँ पे cos A बटा sin A होगा। इस प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपने सीख लिया, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं सिंपल प्रश्नावली के प्रश्नों पे। आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पे। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे देगा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। मतलब यहाँ पे जो भी एक त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज ABC, उसमें B कोण समकोण है। यहाँ पे दे देगा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार साइन A cos A का भी वैल्यू ज्ञात कर देना है, और सेकेंड वे में साइन C और यहाँ पे
कॉस सी का भी वैल्यू हमें ज्ञात कर देना है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं और ए बी का वैल्यू यह है और बी सी का वैल्यू यह है। इस प्रकार से हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, नामकरण कर देते हैं ए बी सी। आपको प्रश्न में दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी का वैल्यू आपको 24 सेंटीमीटर दे दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बी सी का वैल्यू आपको दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। चलिए हो गया। फर्स्ट वाले प्रश्न में हमें साइन ए का वैल्यू ज्ञात कर देना है, मतलब इस न्यून कोण के सापेक्ष हमें बात करना है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा हम लोग का लंब, ठीक है, और यह तो कर्ण तो फिक्स है, और यहाँ पर यह हो जाएगा आधार, ठीक है। अब यहाँ पे लंब तो हमें ज्ञात है, साइन ए का वैल्यू लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब यह हो गया, कर्ण हमें चाहिए है ना, कर्ण यहाँ पर अज्ञात है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं और यहाँ पर हम लोग कर्ण का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कोई भी समकोण त्रिभुज रहेगा उसमें 90 अंश के सम्मुख जो भी भुजा रहती है उसका वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही होता है समकोण त्रिभुज, मतलब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर यह हो जाएगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस यहाँ पे BC का वर्ग, ठीक है। चलिए कोष्टक में करके लिख देते हैं। तो AC का वर्ग बराबर AB का वैल्यू ज्ञात है 24, तो यहाँ पे 24 का वर्ग कर देना है, प्लस यहाँ पे BC का वैल्यू है 7, तो यहाँ पर हमें सिंपल 7 का वर्ग कर देना है। चलिए AC बराबर लिख देते हैं। यहाँ पर यह वैल्यू करंडी में ही हमें प्राप्त होगा, हालांकि धनात्मक ऋणात्मक हमें प्राप्त होगा, लेकिन ऋणात्मक वैल्यू अमान्य होगा। यहाँ पे लंबाई है, यह ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। 24 का वर्ग कर देंगे तो 576 प्राप्त होगा, प्लस यहाँ पे 7 7 49 हमें मिला। AC बराबर यहाँ पे इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो 9 6 15 को 5 हो जाएगा, हासिल 1 लगा। यहाँ पे 4 में मतलब 7 4 11 हो गया, एक हासिल 12 को 2, फिर एक हासिल बना, एक इसमें जुड़ेगा, 625 हो गया। इसका वर्गमूल आपको 25 ज्ञात होगा, 25 का 25 में गुणा कर देंगे तो 625 प्राप्त होता है। तो AC का वैल्यू आपको 25 प्राप्त हो गया। चलिए ये हम लिख दिया, यहाँ पे 25 रहेगा, यह है सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे साइन ए का हम लोग सिंपल वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। लिख देते हैं साइन ए बराबर यह होता है लंब बटा कर्ण, चाहे तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं BC बटा, और कर्ण है हम लोग का AC। इसका वैल्यू है क्या, यहाँ पे BC का वैल्यू 7 है और यहाँ पे AC का वैल्यू कितना है 25। यहाँ पे लिख देते हैं अलग से साइन ए बराबर 7/25। ये हमने ज्ञात कर दिया फर्स्ट प्रश्न के लिए। और यहाँ पर आपको cos A का भी वैल्यू पूछा था, यहाँ पे लिखते हैं cos A बराबर होता क्या है, यहाँ पर होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे आधार है AB और यहाँ पे कर्ण तो AC है। AB का वैल्यू प्रश्न में दे दिया गया था 24 और कर्ण है 25। चलिए अलग से लिख देते हैं cos A का वैल्यू हमें ज्ञात हुआ 24/25। यह फर्स्ट वाला प्रश्न हल हुआ। आ जाते हैं हम सेकेंड प्रश्न पे। उसी में आपको सेकेंड प्रश्न दिया था ना, पूछा था कि साइन C का वैल्यू हमें पूछा था, है ना। तो चलिए इसके लिए यहाँ पर यह पहले वाले प्रश्न के लिए यहाँ पर ये हमने बनाया हुआ है, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है। ये सेकेंड वाले प्रश्न के लिए है। यहाँ पे नामकरण कर देते हैं ABC। अब यहाँ पर आपको AB का वैल्यू तो आपको दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पे BC इसका वैल्यू आपको प्रश्न में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और इसको तो अभी हमने हल करके ज्ञात किया, यह क्या है 25 सेंटीमीटर। लेकिन अब चर्चा करना है हमें इस न्यून कोण का, ठीक है। अब इसमें साइन C cos C का वैल्यू पूछा हुआ है ना, तो जब इस न्यून कोण के बारे में हम चर्चा करेंगे तो हम लोग का यह क्या हो गया, यह आपका आधार हो गया, है ना। न्यून कोण से जो संलग्न भुजा है यह आपका आधार हो गया, और ये जो न्यून कोण के सम्मुख भुजा है यह आपका लंब हो गया, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान में रखेंगे। कर्ण तो ठीक है, कर्ण तो ये फिक्स है। चलिए यहाँ पर बस इन बातों का ध्यान में रखते हैं और हम लोग साइन A का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। साइन A बराबर लंब बटा कर्ण रहता है। तो यहाँ पर लंब क्या है, न्यून कोण के सम्मुख भुजा ये है। चलिए AB करके भी लिख देते हैं AB, और बटा कर्ण है यहाँ पे AC। AB का वैल्यू है क्या 24,
और यहाँ पे ए बी का वैल्यू 24 हमने प्रतिस्थापित कर दिया, ए सी का वैल्यू कितना है 25, या फिर इसको साथ में ही करके लिख देते हैं। साइन ए हमने गलत लिखा, यहाँ पे साइन कोण, यहाँ पे न्यून कोण हम लोग सी किससे चर्चा कर रहे हैं ना, इस न्यून कोण के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी रहेगा, साइन सी की चर्चा कर रहे थे हम, तब यहाँ पे ये लंब हुआ था, है ना। यहाँ पे हो गया 24/25। अब हमें cos सी का भी वैल्यू ज्ञात करना है। लिखते हैं cos सी बराबर, यहाँ पे आधार बटा कर्ण होता है। आधार है यहाँ पे इस न्यून कोण के सापेक्ष ही आधार है BC, और कर्ण है आपका AC। BC का वैल्यू दे दिया गया है 7 और AC का वैल्यू दे दिया हुआ है 25, जिसको हमने ज्ञात किया था। यहाँ पे लिखते हैं cos C का वैल्यू 7/25। इस प्रकार से पहला प्रश्न हल हुआ। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया, आकृति 8.13 में इसी आकृति की बात कर रहे हैं में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस आकृति को बनाते हैं। पहले हम लोग tan P को ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ पे cot R को ज्ञात करेंगे और फिर इसका हम लोग अंतर कर देंगे। त्रिभुज को हमने बना दिया। यहाँ पर पहले हम लोग QR का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि इस मान की हमें आवश्यकता पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे कर्ण यही है 90 अंश के सामने वाली भुजा PR का वर्ग से इस दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर कर दीजिए। यहाँ पर PQ लिख देते हैं, PQ का वर्ग और प्लस यहाँ पे QR का यहाँ पे वर्ग। PR का वैल्यू आपको दिया हुआ है, PR का वैल्यू 13 का वर्ग, PQ का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है 12 का वर्ग प्लस QR का वर्ग, इसी का वैल्यू आपको ज्ञात कर देना है। 13 का वर्ग होता है 169 और बराबर यहाँ पे 12 का वर्ग होता है 144 और प्लस है यहाँ पे QR का वर्ग। यहाँ पे प्लस में बराबर उधर पक्षांतर कर देते हैं, माइनस में हो जाएगा 169 ऋण 144 बराबर यहाँ पे QR का वर्ग। अंतर कर देते हैं, यहाँ से घटा देंगे ना, 9 में से 4 घटा देंगे 5 बचेगा, 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 बचेगा और यहाँ पे 1 में से 1 घट कर 0 हो जाएगा, 25 बचेगा। यहाँ पे QR का होल स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग सीधा करके लिख देते हैं QR का होल स्क्वायर बराबर है यहाँ पे 25। यहाँ पे QR बराबर वर्ग को पक्षांतर कर देंगे, या फिर ये समझ लीजिए दोनों पक्षों का वर्गमूल हमने ज्ञात कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण में 25, QR बराबर इसका वर्गमूल धनात्मक ऋणात्मक दोनों आएगा, लेकिन हम लोग ऋणात्मक वाले मान को लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर यह लंबाई जो है त्रिभुज की, कोई भी यहाँ पे भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकता। 5 5 25, तो यहाँ पे 5 आपको ज्ञात हुआ QR का वैल्यू, इसका हो गया 5 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पर हमें जिसका ज्ञात करना है tan P का वैल्यू हमें चाहिए ना, तो लिख देते हैं tan P बराबर, पहले इसका हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। यदि जब यह P है ना, मतलब इस न्यून कोण के सापेक्ष आप बात कर रहे हैं, तो आपका यह लंब बना, ठीक है। तो यहाँ पर tan में रहता क्या है, लंब और आधार का अनुपात रहता है। देखिए इसको याद करने का ये तरीका होता है LAL बटे KAK, ठीक है, इससे ही याद रखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से यदि अनुपात लेंगे तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ पर ये कास का होता है आधार बटा कर्ण, और ये होता है tan का। यहाँ पे लंब, यहाँ पर A है, का A है, ठीक है, यहाँ पे लंब बटा आधार है, ठीक है, और इसका ठीक व्युत्क्रम कर देंगे तो यहाँ पे नीचे से यहाँ पे साइन का व्युत्क्रम, यहाँ पे कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यह सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यहाँ पर ये हो जाएगा कॉट का आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से रहता है। तो यहाँ पे tan के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे इस न्यून कोण के लिए लंब यह है QR, यहाँ पे लिख देते हैं QR लंब हो गया, और यहाँ पे आधार, यहाँ पे इस न्यून कोण, यह तो लंब मतलब यह तो कर्ण फिक्स रहेगा, यहाँ पे एक कर्ण फिक्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे न्यून कोण से जुड़ा हुआ यह है, ठीक है, यह है आधार। यहाँ पे PQ हर में रहेगा PQ,
ठीक है। तो क्यू आर का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, केवल यहाँ पे 5 लेंगे क्योंकि अनुपात ज्ञात करेंगे, मात्रक विभाजित हो जाएगा, केवल अनुपात ही ज्ञात होगा। यहाँ पर ज्ञात हुआ आपको 5 क्यू आर का वैल्यू और पी क्यू का वैल्यू है 12, ये हमने ज्ञात कर लिया। और हमें ज्ञात करना है कॉट आर, यहाँ पे कॉट आर का हम लोग वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। देखिए कॉट चाहिए ना, तो यहाँ पे आधार बटा आपको लंब लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आर के लिए, इसके लिए अब इस न्यून कोण का चर्चा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे न्यून कोण आर बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यह न्यून कोण हो गया, तो यहाँ पर आधार और लंब लेना है आपको, है ना। तो आधार तो यह हो जाएगा इसके लिए, इस न्यून कोण के लिए आधार यही है, क्यू आर है, ठीक है। और लंब, इसके लिए लंब यही है, यह तो कर्ण फिक्स है, कर्ण फिक्स है, इसके सामने वाला भुजा यही है लंब, इस न्यून कोण के समूह जो भी भुजा है वो हो जाएगा लंब, जो कि है पी क्यू। यहाँ पर ये हो गया पी क्यू रहेगा, पी क्यू। चलिए क्यू आर का वैल्यू है 5 और यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू कितना है 12, यहाँ पे देख 12 है। यहाँ पे देख रहे हैं हल करने पर दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, तो अब लिख देते हैं, यहाँ पे प्रश्न में हमें ज्ञात करना है tan P माइनस कॉट यहाँ पे R। चलिए इसका वैल्यू यहीं पे हल कर देते हैं, इसका वैल्यू प्रतिस्थापित कर देते हैं। यहाँ पे tan P का वैल्यू हमने ज्ञात किया तो 5/12 ज्ञात हुआ, तथा यहाँ पे इसका कॉट R का भी वैल्यू हमने ज्ञात किया तो 5/12 ही हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पे जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक घटकर यह 0 हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं tan P माइनस हमें कॉट R का वैल्यू हमें 0 प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 3 दे दिया गया साइन ए बराबर आपको दे दिया गया 3/4, तो यहाँ पे दे दिया गया कास ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। चलिए मतलब ज्ञात करना है हमें, यहाँ पे साइन ए का वैल्यू दिया है, कास और tan ए का वैल्यू हमें ज्ञात करना है ना। चलिए नोट करते हैं, हमें प्रश्न में यही दे दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, तो इस प्रकार से हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। तो साइन ए में होता है लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको इस प्रकार से आप याद रखिएगा, लाल बटा यहाँ पे कक्का, ठीक है। यहाँ पे साइन के लिए यहाँ पे ऊपर से लेंगे, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, और यहाँ पे कोसेक के लिए लेते हैं तो यहाँ पे कर्ण बटा आधार हो जाता है। यहाँ पे यह कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, टैन के लिए लंब बटा आधार, इन अनुपातों को लेते हैं। चलिए यहाँ पर ये हो गया साइन के लिए हमने बताया कि लंब बटा कर्ण लेना है आपको, तो यहाँ पे लंब हो गया और हर में हो गया कर्ण, ठीक है। मतलब लंब का वैल्यू आपको दे दिया गया है 3। चलिए तो यहाँ पर साइन ए है, मतलब इस न्यून कोण के सापेक्ष हमें बात करना है ना, तो लंब यही हो जाएगा, BC लंब है, ठीक है। इसका वैल्यू आपको दे दिया गया है 3, और यहाँ पे कर्ण है, कर्ण आपका वैल्यू दे दिया गया है 4। तो चलिए हम लोग AB का भी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं ना, इसके मान को हमें आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तभी हम लोग कास का वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आधार का चर्चा होगा। तो ये हम लोग का आधार है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, यह लंब है आपका, यह कर्ण है, और यहाँ पे न्यून कोण चूंकि यह है तो यह आपका आधार है। यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से इसी त्रिभुज में चर्चा करते हैं। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट यदि हम लोग को इसको ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पे कर्ण के वर्ग में से हम लोग को इसका वर्ग को घटाना पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट इसी का ज्ञात कर देते हैं। AB का वैल्यू ज्ञात है, तो चलिए AB का ही ज्ञात करते हैं। यहाँ पे AB का वर्ग बराबर, यहाँ पे कर्ण के वर्ग में से घटा दीजिए, यहाँ पे AC के स्क्वायर में से यहाँ पे BC का वर्ग हमें घटाना पड़ेगा। AB का वर्ग बराबर AC का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 4 का वर्ग कर देना है, ऋण BC का वैल्यू है 3 का वर्ग, यहाँ पर है AB का स्क्वायर, 4 का वर्ग, 4 में 4 गुणा कर देंगे 16, 3 में 3 का गुणा कर देंगे 3 3 9, यहाँ पर हो गया AB का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ में विपरीत चिन्ह घटेगा, यहाँ पर इसमें से 9 घटा देंगे तो हमें सिंपल 7 प्राप्त होगा। यहाँ पर हमने 7 लिख दिया, यहाँ पे वर्ग है बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा। चलिए करणी में हमने 7 लिख दिया, केवल हम धनात्मक चिन्ह को लेते हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू हमें करणी में 7 प्राप्त हो रहा है ना। अब देख लेते हैं, जो भी हमें ज्ञात करना है उसको ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे कास ए का वैल्यू ज्ञात कर देना है, लिखते हैं कॉस ए बराबर, यहाँ पर लेना क्या रहता है, कास में आधार बटा कर्ण लेना रहता है ना। इस न्यून कोण के लिए यही आधार है AB और कर्ण है AC।
तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी का वैल्यू हमने ज्ञात किया था करनी में 7 और यहाँ पे ए सी का वैल्यू प्रश्न में दिया था 4। इसको हमने ज्ञात कर दिया और ज्ञात करना है ना cos ए को tan ए को भी ज्ञात कर देना है। लिखते हैं tan ए बराबर tan ए के लिए यहाँ पे लंब बटा आधार का अनुपात लेना रहता है। तो यहाँ पे यह न्यून कोण है, लंब यह है ना BC, और यहाँ पे फिर आधार ए बी है। यहाँ पे BC का वैल्यू है 3 और ए बी जो आधार है इसका वैल्यू है करणी में 7। यहाँ पर आप चाहें तो हर से करणी हटाने के लिए करणी 7 से गुणा भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 बटा करणी में 7 है ही, करणी में 7 से यहाँ पे अंश और हर में हम लोग गुणा कर देते हैं, परमीकरण। यहाँ पे हो जाएगा 3 करणी में 7 और यहाँ पे करणी में से 7 करणी में 7 गुणा कर देंगे तो आपको 7 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे cos ए का वैल्यू ज्ञात करना था, इसका वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया। tan ए का वैल्यू ज्ञात करना था, इसका भी वैल्यू हमने सिंपल ज्ञात कर दिया। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो sin ए sec ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पर ये गुणे में बराबर उधर पछांदा कर देंगे, cot ए बराबर 8/15 आपको प्राप्त होगा, है ना। चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं। दिया है 15 cot ए बराबर 18, तो यहाँ पर हो जाएगा cot ए बराबर यहाँ पे 8, यहाँ 15 गुणा बराबर उधर पछांदा कर देंगे, हर में आ जाएगा। यहाँ पे ये हो गया हर में। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं समझने के लिए, केवल ये है रफ कार्य, लाल बटा यहाँ पे हमने लिख दिया कक्का। ठीक है, अब यहाँ पे cot के लिए देखिए, यहाँ पे tan है और यहाँ से नीचे से यह cot दे दिया गया, आधार बटा लंब। तो यहाँ पे आधार बटा यहाँ पे लंब का वैल्यू दे दिया गया। आधार इसमें इस न्यून कोण के लिए आधार क्या है, यही है यहाँ पे ए बी, आधार है ए बी और यहाँ पे इसके लिए लंब है BC। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू प्रतिस्थापित कर दीजिए। ए बी का वैल्यू यहाँ पर 8 दे दिया गया और इसका वैल्यू आपको 15 दे दिया गया। अब इस मान का आवश्यकता पड़ेगा जो कि कर्ण है। लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है ABC में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे कर्ण AC का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं AC बराबर, डायरेक्ट यहाँ पे करणी में लिखते हैं। यहाँ पे इन दोनों भुजाओं को वर्ग करके आपको जोड़ना है। चलिए AB लिख देते हैं, AB का वर्ग और प्लस यहाँ पर हो जाएगा BC का वर्ग बराबर, यहाँ पे करणी में AB का वैल्यू है 8, इसका वर्ग प्लस यहाँ पे BC का वैल्यू है 15, 15 का वर्ग। 8 का वर्ग यहाँ पे 64 आपको प्राप्त होगा, प्लस 15 का वर्ग आपको 225 प्राप्त होगा। AC बराबर करणी में इसको जोड़ते हैं, 5 4 9, इकाई स्थान पे 9 मिला, यहाँ पे 6 2 8 और यहाँ पे 2। ठीक है, अब यहाँ पे 289 है, यह होता है 17 का, मतलब इसका वर्गमूल ज्ञात कर देंगे तो आपको 17 ज्ञात होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 17, कर्ण हमने ज्ञात कर दिया। चलिए अब तब लिख देते हैं, हमें ज्ञात करना था इसमें ना sin ए का वैल्यू। यहाँ पे लिख देते हैं sin ए बराबर, यहाँ पर ये इसको हमेशा साथ में ही लिखेंगे, है ना। यहाँ पे लंब बटा कर्ण होता है, तो इसके लिए यहाँ पे लंब यही है BC और कर्ण है AC। BC का वैल्यू क्या है 15, AC का वैल्यू क्या है अभी हमने ज्ञात किया था 17, ये हो गया। तथा आपको एक और ज्ञात करना है sec ए का वैल्यू, sec ए। यहाँ पे cos का व्युत्क्रम ना, यहाँ पर होता है cos और cos का व्युत्क्रम होता है sec, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे इसके लिए कर्ण क्या है, यही है AC, कर्ण और बटा आधार, आधार क्या है इसके लिए न्यून कोण से संलग्न भुजा यही है, तो ए बी हो जाएगा, ये आधार है। AC का वैल्यू है 17, आधार AB का वैल्यू है 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमें sin ए का वैल्यू ज्ञात कर देना था sec ए का। sin ए का हमने ज्ञात किया 15/17 और sec ए का वैल्यू यहाँ पे 17/8। प्रश्न नंबर 5 दिया गया, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब केवल हमें sec थीटा का वैल्यू दे देगा, अन्य सभी का मतलब साइन का, कॉस का, tan का, फिर कॉट भी ज्ञात कर देना है और फिर यहाँ पे कोसेक का वैल्यू ज्ञात कर देना है। सेक का तो दिया हुआ है ना, चलिए इसको नोट करते हैं और बाकी सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज ने बना दिया। यहाँ पे ABC नामकरण कर देते हैं। अब यहाँ पे सेक थीटा दे देगा है ना, तो यहाँ पे शीर्षों के नामकरण के हिसाब से जब ABC नामकरण करता है तो यहाँ पे शीर्षों के हिसाब से बात करता है, लेकिन यहाँ पे थीटा नामकरण कर दिया है, मतलब यहाँ पे इस न्यून कोण का वैल्यू हम यहाँ पे, मतलब इसका वैल्यू हम थीटा यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं ना, थीटा मान लेते हैं। यहाँ पे दो न्यून कोण है, आप किसी को भी थीटा मान सकते हैं। चलिए इसी को हमने थीटा मान लिया।
अब इसी न्यून कोण के सापेक्ष हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आपको दे दिया गया 13/12। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, लाल बटे यहाँ पे कक्का। अब यहाँ पे ये कास का व्युत्क्रम होता है ना, साइन कास का यहाँ पे इस हिसाब से आपको दिया हुआ है, कर्ण बटा आधार का वैल्यू दे देगा, है ना। यदि कॉस रहता तो यहाँ पे आधार बटा कर्ण लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सेक दे दिया गया है, कर्ण बटा आधार का वैल्यू दिया हुआ है ना। इस समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण तो यही है ना, यही कर्ण है AC। और यहाँ पे कर्ण बटा आधार कौन है, यहाँ पे इस न्यून कोण के लिए यहाँ पे AB है। चलिए इनका वैल्यू हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। AC का वैल्यू आपको दे दिया गया है 13 और AB का वैल्यू आपको दे दिया गया है 12। हम BC का वैल्यू ज्ञात करते हैं, लिख देते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए हम डायरेक्ट इसी का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं ना। इस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कर्ण के वर्ग में से यहाँ पर आधार का वर्ग हमें इसका घटाना पड़ेगा, है ना। मतलब यहाँ पे AB का वर्ग घटाना पड़ेगा और उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तब हमें यहाँ पे BC का वैल्यू ज्ञात होगा। डायरेक्ट यहाँ पे BC का हम वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा कर्णी में, यहाँ पे AC का वर्ग ऋण हो जाएगा यहाँ पे AB का वर्ग, ठीक है। इसका हम वैल्यू ज्ञात करते हैं। यहाँ पे AC का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 13 का वर्ग करना है, ऋण AB का वैल्यू है 12 का वर्ग कर देना है। BC बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा 13 का वर्ग कर देंगे तो 1 6 9 169 प्राप्त होगा, ऋण 12 का वर्ग 144 आपको प्राप्त होगा, बराबर। अंतर करते हैं, यहाँ पे 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 मिलेगा और यहाँ पर 6 में से 4 घटा देंगे 2 बचेगा, 1 से 1 घटकर 0 हो जाएगा। यहाँ पे कर्णी में 25 प्राप्त हो रहा है। BC का वैल्यू आपको 5 प्राप्त होगा, 25 का वर्गमूल 5, इसका वैल्यू आपको 5 प्राप्त हो गया। बाकी सबका वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं। इसी यहाँ पे न्यून कोण के सापेक्ष आपको ज्ञात करना है, थीटा के सापेक्ष लिख देते हैं। तब यहाँ पे साइन थीटा बराबर यहाँ पे लंब बटा कर्ण होता है ना। तो इस न्यून कोण के लिए यहाँ पे लंब है BC और यहाँ पे कर्ण है AC। BC का वैल्यू है 5 और यहाँ पे AC का वैल्यू है 13, ठीक है। ये हमने ज्ञात कर दिया साइन थीटा। अब कॉस थीटा को भी ज्ञात कर देते हैं, कॉस थीटा। यहाँ पे सेक का उल्टा ही व्युत्क्रम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसी का व्युत्क्रम कर देते हैं। यहाँ पे हल करेंगे तभी भी यही आपको प्राप्त होगा। इसका व्युत्क्रम करिए, यहाँ पे लिख देते हैं 12/13 हमने लिख दिया। यहाँ पे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, फिर यहाँ पे लिख देते हैं टेन थीटा। इसमें क्या रहता है, लंब बटा आधार रहता है ना। तो यहाँ पे इस न्यून कोण के सामने लंब हो गया, लंब है BC और आधार है AB। यहाँ पे BC का वैल्यू है 5 और यहाँ पे AB का वैल्यू है 12 और कौन सा बचा हुआ है, कोसेक बचा हुआ है। 6 अनुपात रहते हैं। कोसेक थीटा बराबर यहाँ पे साइन थीटा का व्युत्क्रम कर देंगे, 13/5 हो गया और एक लास्ट बचा हुआ है उसको लिख देते हैं तथा यहाँ पे कॉट का बचा हुआ है, ठीक है। सेक का तो पहले से दिया था। कॉट थीटा बराबर 10 का व्युत्क्रम कर देते हैं, सिंपल 12/5 हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो भी ये समकोण त्रिभुज था इसका यहाँ पे एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया था, बाकी 6 त्रिकोणमिति मतलब बाकी जो शेष 5 थे त्रिकोणमितीय अनुपात उनका वैल्यू हमने ज्ञात करके दिखा दिया। साइन थीटा और साइन थीटा का वैल्यू 5/13, कॉस थीटा का वैल्यू 12/13, टेन थीटा का वैल्यू 5/12, कोसेक थीटा का वैल्यू 13/5 और कॉट थीटा का वैल्यू 12/5 है। प्रश्न नंबर 6 दे देगा, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो मतलब 90 अंश से कम है, जहाँ यहाँ पर दे देगा कास A बराबर कास B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, ये हमें सिद्ध करना है। हमें दिया हुआ है कास A बराबर कास B। इस प्रकार से हमने एक समकोण त्रिभुज की रचना कर ली। अब यहाँ पे कोण AB इनको हमने नामकरण कर दिया न्यून कोण को, है ना। ऐसा नहीं करेंगे कि कोण यहाँ पे B यहाँ पे नामकरण कर देंगे, है ना। यहाँ पर ये समकोण है, न्यून कोण या दोनों है, तो यहाँ पर AB हम नामकरण कर दिया ABC। इस प्रकार से त्रिभुज की रचना कर दी। अब यहाँ पे देखिए कास A का जो भी अनुपात है कास B के अनुपात के बराबर है और हमें यह सिद्ध कर देना है कि यह वाला जो कोण बना है कोण A और कोण B को बराबर दिखाना है ना। चलिए इन अनुपातों का वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे कास A बराबर मतलब यहाँ पे इस न्यून कोण की चर्चा की गई है और कास में होता क्या है, किन भुजाओं का अनुपात लेते हैं, आधार बटा कर्ण लिया जाता है। तो जब इस न्यून कोण की चर्चा करेंगे ना तो आधार तो यही हो जाएगा, है ना। आधार होगा AC, आधार हो गया AC और बटा कर्ण जो है वह AB है। इस प्रकार से हो गया। और कास B बराबर यहाँ पे इस जब न्यून कोण की बात करेंगे ना तो आधार यह हो जाएगा, ठीक है, आधार बटा कर्ण।
तो आधार यह है, मतलब BC, और हर में रहेगा कर्ण जो कि है AB। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि ये हमें दिया हुआ था इसलिए हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में देख रहे हैं हर में AB है, तो यहाँ पर आपस में विभाजित हो जाएगा, या फिर ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हर में बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे तो अंश में चला जाएगा, अंश और हर में AB समाप्त हो जाएगा, या फिर AC बराबर ये BC हमें प्राप्त हो रहा है ना। AC बराबर जो AC है और यहाँ पे BC, यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर प्राप्त हो रही हैं। जब समकोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज रहता है, इसमें यदि दो भुजाएं बराबर रहती हैं तो उनके जो भी सम्मुख कोण रहते हैं, यहाँ पे इस भुजा के सम्मुख कोण यह बन रहा है और इस भुजा के सम्मुख कोण यह बन रहा है, आपस में कोण भी बराबर हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि AC बराबर BC, इसलिए कोण A बराबर कोण, इस प्रकार से कोण B हम लिख देते हैं। ये हमने क्यों लिखा, लिख देते हैं, किसी कारण किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमें कोण A बराबर कोण B सिद्ध करना था, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8, तो हमें फर्स्ट ज्ञात कर देना है, इनका वैल्यू ज्ञात कर देना है, मतलब इसमें हम लोग फर्स्ट में जब भी इसको हल कर देंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू हमें आवश्यकता पड़ेगा, इसको ज्ञात कर देंगे। और यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू हमें ज्ञात करना है ना। तो चलिए यहाँ पर इसको हम लोग नोट करते हैं। cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर हमने न्यून कोण बना दिया थीटा, और यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, यहाँ पर होगा cot के लिए आधार बटा कर्ण हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको वैल्यू दे दिया गया आधार, इसी न्यून कोण के लिए आधार यही हो जाएगा AB, और बटा यहाँ पे लंब, ठीक है, इस न्यून कोण के लंब यहाँ पे BC है। चलिए, और इसको आप इस प्रकार से भी चाहें तो लिख सकते हैं 7K, ठीक है, 7K बटा यहाँ पे 8K। अच्छा, ऐसा के हम लोग क्यों लिख रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पे 7 बटा, जैसे यहाँ पर अनुपात लिखा गया है ना, 7/8 अनुपात लिखा गया है, हो सकता है 70/80 भी हो सकता है रहा हो, और अंश और हर को 10 से विभाजित कर दिया गया हो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से भी चाहें तो के भी आप रख सकते हैं ना। यहाँ पे चलिए हम लोग को के लिख दिया, हालांकि मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंत में ये विभाजित हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर AB का वैल्यू हम लिख देते हैं, यहाँ पे 7K हमने लिख दिया। चलिए, यहाँ पर BC का वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं, BC का वैल्यू यही है 8K। अब यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग AC का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। जो भी हमें मान ज्ञात करना है, साइन कॉस और कॉट दिया हुआ है ना, पहले उसका वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, फिर पहले फर्स्ट और सेकंड प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर है AC बराबर ये हो जाएगा करणी में, यहाँ पे AB का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे BC का स्क्वायर, AC बराबर हो जाएगा करणी में, यहाँ पे AB का वैल्यू कितना है 7, चलिए लिख देते हैं 7K स्क्वायर, प्लस यहाँ पे BC का वैल्यू कितना है 8K स्क्वायर, बराबर 7 7 49K स्क्वायर, प्लस 8 8 64K स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा AC बराबर, इन दोनों पदों को हम जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो यहाँ पे K स्क्वायर तो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे दोनों K स्क्वायर का पद है, जुड़ जाएगा। यहाँ पे 9 में यहाँ पे 4 जोड़ देंगे, 13 को 3 हो गया, 9 4 13 को 3 हाथ से लेकर बना, 6 4 10 1 11, ठीक है। यहाँ पर 113 बन रहा है, और यहाँ पे K स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, करणी में 113, ये हो गया, K स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा, इसको हमने सिंबल इस प्रकार से लिख दिया। तो जो AC है इसका वैल्यू हमें ज्ञात हो रहा है करणी में 113, और यहाँ पर एक K। अब सबका बाकी हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे साइन थीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पर इस न्यून कोण के लिए लंब ही हो जाएगा BC, लंब हो गया, कर्ण है AC, वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे, BC का वैल्यू है 8K और हर में हो जाएगा करणी में 113K
अंश और हर से के समाप्त हो जाएगा। अनुपात इस प्रकार से ज्ञात होगा 8 करणी में 113। ये साइन थीटा का वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया। कॉस थीटा का भी वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। कॉस थीटा के लिए यहाँ पर आधार हो जाएगा, आधार बटा का, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बटा कर्ण है ए सी। ए बी का वैल्यू है 7K और यहाँ पे कर्ण है 113K। अंश और हर से के समाप्त हो जाएगा। करणी में 113 बचा हुआ है, 7 करणी में 113। और हमें साथ साथ कॉट का भी वैल्यू ज्ञात करना है ना। कॉट थीटा बराबर, सेकेंड वाले प्रश्न में कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना था, तो हालांकि यहाँ पे कॉट का तो वैल्यू दिया ही हुआ है, केवल हम लोग सिंपल इसका वर्क कर देंगे ना, इसका वैल्यू हम लोग ज्ञात नहीं कर देंगे क्योंकि पहले से दिया हुआ है। चलिए अब पहले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। जो भी हमें ज्ञात करना था सबका हमने वैल्यू ज्ञात कर दिया। फर्स्ट वाले प्रश्न को नोट करते हैं। यहाँ पे दे देगा 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे दूसरे कोष्टक में है 1 माइनस साइन थीटा और हर में है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर a प्लस बी के होल, मतलब एक कोष्टक में a प्लस बी जैसा है, एक कोष्टक में माइनस बी जैसा है ना। तो चाहे तो यहाँ पे हम लोग सरसमका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए सरसमका का इस्तेमाल ही कर देते हैं ना। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, यहाँ पर भी एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी जैसा है। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। तो यहाँ पर एक का स्क्वायर कर देंगे तो एक, ठीक है, ऋण यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको लिखते हैं इस प्रकार से, साइन स्क्वायर थीटा इस प्रकार से लिखा जाता है। और हर में क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक का स्क्वायर ऋण यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक का वर्ग तो एक ही रहेगा ऋण, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे साइन थीटा का हम वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर 8 करणी में 113 का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। और हर में एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा ऋण कास स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया है 7 यहाँ पे 113 करणी में 113 इसका स्क्वायर। चलिए इसका वैल्यू हम लोग, मतलब इसको और हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 8 है 64 वर्क कर देंगे तो, और हर में आपको ज्ञात होगा 113 और यहाँ पे 1 माइनस 7 7 49 और हर में 113। चलिए यहाँ पर लसा ले लेंगे, यह अंश और हर में, इसकी बात करें 1 माइनस 64/113 की, तो यहाँ पे 113 लसा हो गया, तो 113 यहाँ पर एक में गुणा हो जाएगा ऋण 64 और यहाँ पर बटा है ना, ये वाला बटा, फिर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लसा लेंगे तो 113 मिलेगा, 113 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा एक के साथ, ऋण यहाँ पे 49 रहेगा। इसको हल कर लेते हैं, विपरीत चिन्ह घट जाएगा। यहाँ पर 14 में से जब 6 घटा देंगे तो आपको 9 बचेगा। ठीक है, 14 में से 6 घटा देंगे 9, यहाँ पर बचा हुआ 10, 10 में से जब 6 आप घटा देंगे तो 4 बचेगा और हर में है 113। यहाँ पर घटा देंगे 13 में से जब 9 घटा देंगे तो आपको 4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर बचा कितना है 10, 10 में 4 घटा देंगे 6, 64 और हर में है 113। अब इसका आपस में गुणा कर दीजिए, इसका विक्रम करके, या फिर सबसे नीचे का सबसे ऊपर में गुणा कर दीजिए और इसका इसके साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा 49 गुणते 113 और हर में 113 गुणते यहाँ पे 64। चलिए 113 विभाजित हो जाएगा, बराबर आपको प्राप्त क्या होगा 49/64 प्राप्त हुआ है ना। तो इसको हल करने पर हमें 49/64 प्राप्त हो रहा है, इसी को हमें हल करना था सिंपल। चलिए फर्स्ट वाले प्रश्न में, यहाँ पे सेकेंड वाले प्रश्न को नोट करते हैं, जो कि हमें सिंपल कॉट स्क्वायर थीटा को ज्ञात करना था। लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉट थीटा का जो भी वैल्यू है उसका वर्क कर दीजिए। तो कॉट थीटा का वैल्यू हमें प्रश्न में दिया था 7/8, तो यहाँ पे 7/8 लिखते हैं, इसका वर्क कर देते हैं, अंश का वर्क हो जाएगा हर का वर्क, 7 7 49, 8 8 64। ठीक है, यही प्राप्त हो रहा है, दोनों का वैल्यू देख रहे हैं सेम ही प्राप्त हो रहा है। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, मतलब बटे है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। चलिए इसको हमें ज्ञात करना है। चलिए पहले हम लोग इसको नोट कर देते हैं। इसमें दो भुजाएं का अनुपात तो ज्ञात है, मतलब दो भुजाएं ज्ञात हैं, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे टेन का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, कास और साइन इनका वैल्यू पहले हम लोग ज्ञात करते हैं। यही हमें दिया हुआ है 3 कॉट ए बराबर 4, तो
चलिए कॉट ए बराबर लिख देते हैं, यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। और यहाँ पे अनुपात होता क्या है, लंब बटा आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए लाल बटा कक्का। इससे याद करना काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पे टेन के लिए ऊपर से लेते हैं, लंब बटा आधार अनुपात लेते हैं, और यहाँ पे काट के लिए लेते हैं आधार बटा लंब। तो यहाँ पे इस ABC हमने त्रिभुज बना दिया, तो यहाँ पर आधार इसके लिए आपको यही हो जाएगा AB। इसी न्यून कोण की बात हो रहा है जो शीर्ष A पर कोण बन रहा है। तो यहाँ पर AB और बटा लंब, यहाँ पे इसके सामने वाली भुजा यही है BC। यह हो गया। तो हम लोग इसका वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं AC का, ठीक है। यहाँ पर AB का वैल्यू दे देगा 4। चलिए यहाँ पे K लगा देते हैं। हो सकता है कोई मतलब और संख्या का गुणा रहा होगा अंश और हर में। यहाँ पर अंश और हर को विभाजित करके ही अनुपात ज्ञात किया गया होगा। तो यहाँ पे 4K हम लिख दिया, और यहाँ पे BC का वैल्यू हम लिख देते हैं 3K, और यहाँ पे AC का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। लिख देते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर हो जाएगा करणी में यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC का होल स्क्वायर बराबर करणी में AB का वैल्यू कितना है 4K का स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC का वैल्यू है 3K का स्क्वायर। AC बराबर 4 चौका 16 K स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 K स्क्वायर। यहाँ पे 16 में जब आप 9 जोड़ देंगे ना, यहाँ पे हो जाएगा करणी में, यहाँ पे 9 6 15 को 5 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया K स्क्वायर। यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात कर देंगे, 25 का 5 K स्क्वायर का K आपको प्राप्त होगा। AC का वैल्यू आपको 5K प्राप्त हो रहा है ना। अब यहाँ पे जो भी प्रश्न में दिया था ना, जिसका ज्ञात करना था उसको हम लोग पहले ही ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे tan का ज्ञात करना था, लिख देते हैं। तब यहाँ पे tan थीटा, नहीं थीटा नहीं, यहाँ पे A, इसी न्यून कोण की बात हो रहा है। यहाँ पे A से इस पे जो कोण बना है इसी का चर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे तो काट का हम लोग सिंपल व्युत्क्रम कर देते हैं, 3/4 हो जाएगा। ये हो गया tan का वैल्यू। और इसमें दिया हुआ है ना, ये प्रश्न नंबर 8 है, तो यहाँ पे साइन और कास का भी वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए साइन A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पे इसके लिए लंब यही है BC और कर्ण है AC। BC का वैल्यू है 3K और AC का वैल्यू है 5K। K से K विभाजित हो जाएगा, आपको 3/5 प्राप्त होगा। और तथा लिख देते हैं साइन नहीं कॉस का, कॉस A का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे इसके इस न्यून कोण के लिए ही हो जाएगा आधार AB बटा AC। AB का है वैल्यू 4K, AC का वैल्यू है 5K। K से K विभाजित हो जाएगा, 4/5 आपको प्राप्त होगा। अब जो भी हमें बराबर सिद्ध करना है उसका बायां पक्ष नोट करते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड नोट कर देते हैं, देखते हैं फिर हल करके कि दोनों पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, 1 - tan स्क्वायर A हर में है 1 + tan स्क्वायर A, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपको यहीं दिया है बाएं पक्ष। चलिए इसका वैल्यू प्रतिस्थापित कर देते हैं। हम सबका वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं। 1 - tan स्क्वायर है, tan का वैल्यू हमने 3/4 ज्ञात किया हुआ है, 3/4 का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। 1 प्लस यहाँ पे tan के स्थान पर 3/4 और इसका वर्ग। चलिए 1 - 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 4 चौका 16, 1 + 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, और यहाँ पे लसा हो जाएगा 16, और 16 का फिर 1 में गुणा हो जाएगा, 16 ऋण 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हर में 16, 16 का 1 में गुणा कर देंगे, और प्लस यहाँ पे 9 हो गया बराबर। इसको और हल करते हैं, 16 में से 9 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, और हर में 16 है, यहाँ पे 16 में 9 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, और हर में 16 है, यह 16 विभाजित हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे व्युत्क्रम करके गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 जैसे 16 हो गया, और इसको व्युत्क्रम कर दीजिए, यहाँ पे 16/25 कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर 16 समाप्त हो जाएगा, 7 आपको 25 प्राप्त हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को तो हमने हल कर दिया, राइट हैंड साइड को भी हल करते हैं। राइट हैंड साइड
आपको दिया हुआ है ना, राइट हैंड साइड में cos स्क्वायर ए ऋण आपको दे दिया गया है sin स्क्वायर ए। वैल्यू प्रतिस्थापित करते हैं। cos ए का वैल्यू हमने ज्ञात किया हुआ है 4/5, लिखते हैं 4/5 का वर्ग ऋण sin ए का वैल्यू हमने ज्ञात किया था 3/5, 3/5 का यहाँ पे वर्ग, 4 चौका 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4 चौका 16, 5 5 25 ऋण 3 3 9 और 5 5 25। आगे हल करते हैं। लसा तो ठीक है 25 हो जाएगा, 16 में से 9 घट जाएगा, जब 16 में से 9 घटा देंगे तो आपको 7 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें बराबर ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर यहाँ पे राइट हैंड साइड हमें प्राप्त हो रहा है, मतलब जो भी दे दिया गया था बायां पक्ष और दायां पक्ष ये आपस में बराबर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 दे दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब ABC जो भी हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे उसमें यहाँ पे B शीर्ष पर जो कोण बना है वो समकोण है, 90 अंश का है। tan A बराबर 1/3 में 3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न दे देगा sin A इंटू cos A प्लस cos A sin B sin C। इस प्रकार से हमें फर्स्ट और सेकेंड 2 प्रश्न दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या कर देते हैं, tan A से यहाँ पे 2 भुजाएं दे देंगे, तीसरी भुजा को भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। और इसमें जो कुछ भी हमें ज्ञात करना है, sin A का भी वैल्यू ज्ञात कर देते हैं, cos C का भी, यहाँ पे cos A sin C, यहाँ पे जो कुछ भी दिया हुआ है सबका वैल्यू हम लोग पहले ज्ञात करते हैं, फिर हम लोग फर्स्ट और सेकंड प्रश्न को नोट करके हल कर लेंगे। हमें दिया है tan A बराबर 1/3, तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, कोण B पर यहाँ पर हमने समकोण बनाया। अब यहाँ पे tan A बराबर 1/3 हमें दे देगा, तो इसके लिए tan में किन भुजाओं का अनुपात रहता है, लंब बटा आधार रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर tan A के लिए लंब यह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे लंब है BC और बटा यहाँ पे आधार है AB, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे k का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे k हो जाएगा और यहाँ पे करनी में 3k हो जाएगा, ठीक है। k से हमने गुणा कर दिया, हो सकता है कोई संख्या रहा होगा अंश और हर में जिसे विभाजित कर दिया गया होगा। अभी हम k को विभाजित कर देंगे तो फिर 1/3 पुनः वापस आ जाएगा। तो चलिए BC का वैल्यू आपको दे दिया गया है k और यहाँ पे AB का वैल्यू दे दिया गया है करनी में 3k। AC का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पे AC का वैल्यू हो जाएगा करनी में AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC का स्क्वायर, करनी में AB का वैल्यू कितना है, करनी में 3k का वर्ग प्लस BC का वैल्यू कितना है, k का वर्ग। AC बराबर इसका वर्ग कर देंगे तो करनी में 3 का वर्ग कर देंगे, करनी समाप्त हो जाएगा 3, और यहाँ पे k का वर्ग कर देंगे k स्क्वायर और प्लस यहाँ पे k स्क्वायर है, k स्क्वायर 3k स्क्वायर और 1k स्क्वायर जोड़ देंगे 4k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 4k स्क्वायर। यहाँ पे AC बराबर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, k स्क्वायर का वर्गमूल k हो जाएगा। यहाँ पर 2k प्राप्त हो रहा है, 2k। अब चलिए हम लोग सबका वैल्यू ज्ञात करते हैं, जो भी हमें ज्ञात करना था। sin A का वैल्यू ज्ञात कर देना है, लिख देते हैं sin A बराबर, यहाँ पे लंब बटा कर्ण होता है ना, तो यहाँ पे अनुपात A के लिए, यहाँ पे इसी के लिए लंब यह है, ठीक है। लंब है k और बटा कर्ण ही AC, ठीक है। चाहे हम लोग इस कोण के सापेक्ष बात करें, इस न्यून कोण के सापेक्ष, चाहे इस न्यून कोण के सापेक्ष, कर्ण तो फिक्स रहेगा, लेकिन इस न्यून कोण के सापेक्ष बात करेंगे तो ये आधार, ये हो गया लंब, ठीक है। तो लंब बटा हमने यहाँ पे कर्ण लिख दिया। अंश और हर से k विभाजित है, 1/2 हमें प्राप्त हुआ। चलिए और देख लेते हैं, cos C का भी आवश्यकता पड़ेगा। चलिए cos C का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। cos में किन भुजाओं का अनुपात रहता है, आधार बटा कर्ण रहता है ना cos के लिए। तो यहाँ पे C की चर्चा किया गया है, तो यहाँ पे इस मतलब इस शीर्ष पर जो कोण बना है उसके सापेक्ष हमें बात करना है। तो यहाँ पे आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर आधार ये हो जाएगा, ठीक है। इस न्यून कोण के लिए, इस न्यून कोण के लिए इसकी जो इससे जो संलग्न भुजा यही आधार है, तो यहाँ पे BC आधार है, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। आधार है k, आधार बटा कर्ण होता है, कर्ण यही है AC। अंश और के विभाजित है, 1/, आपको 2 प्राप्त हो गया। चलिए और देखते हैं cos A का वैल्यू नहीं ज्ञात है, cos A का भी वैल्यू ज्ञात करते हैं। cos A
बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आधार बटा कर्ण होता है ना, तो यहाँ पे इसके लिए आधार, इस चीज़ के लिए मतलब इस चीज़ पर जो कोण बना है उसके लिए आधार ये हो जाएगा कर्णी में 3 के आधार, और कर्ण तो फिक्स है 2 के, ये विभाजित हो जाएगा के से के, कर्णी में 3 बटा हमें 2 प्राप्त होगा। यह भी ज्ञात कर दिया। साइन सी का भी वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए साइन सी का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। तो इसके लिए लंब बटा कर्ण हो जाएगा, इस चीज़ पर जो कोण बना है इसके लिए लंब ये हो जाएगा। साइन के लिए लंब बटा कर्ण ये अनुपात हमें लेना रहता है ना, तो यहाँ पर लंब यह है कर्णी में 3 के बटा यहाँ पे कर्ण तो 2 के है, के से के विभाजित हो गया, कर्णी में 3 बटा 2 हमें प्राप्त हुआ। चलिए ये हो गया। और देख लेते हैं साइन सी कॉस ए का वैल्यू ज्ञात कर दिया, कॉस सी का भी, साइन ए का वैल्यू और साइन सी। चलिए सबका वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया। अब पहले वाले प्रश्न को हम लोग नोट करते हैं और उसको हल करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में प्रश्न हमें दे दिया गया है ना, साइन ए इंटू दे दिया गया है कॉस सी है, प्लस यहाँ पे कॉस ए साइन सी। साइन ए का वैल्यू प्रतिस्थापित कर देते हैं, 1/2 गुणते कॉस सी का वैल्यू यही है 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू यही हमने ज्ञात किया है कर्णी में 3/2। यहाँ पे साइन सी का वैल्यू कर्णी में 3/2, यहाँ पे एक में का गुणा कर देंगे एक ही प्राप्त होगा, अंश का अंश में गुणा कर देते हैं हर कार में, यहाँ पे 2 दूना 4 हमें प्राप्त होगा, प्लस कर्णी में 3 का कर्णी में 3 गुणा कर देंगे 3 ही प्राप्त होगा, 2 का 2 में गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पे लस हमें 4 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लस हमें 4 प्राप्त हुआ और अंश को जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी हर समान रहता है अंश को जोड़ देंगे, या विपरीत चिन्ह रहेगा तो घटा देंगे। यहाँ पे 3 + 1 कर देना है हमें, मतलब 1 + 3 करना है। यहाँ पर हो जाएगा 3 में 1 जोड़ देंगे 4 और हर में ही 4 है, अंश और विभाजित 4 से आपको एक सिंबल प्राप्त हुआ। फर्स्ट प्रश्न हल हुआ। सेकेंड प्रश्न को नोट करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना कॉस ए इंटू कॉस सी ऋण साइन ए है इंटू साइन सी दिया हुआ है, साइन सी। चलिए सबका वैल्यू प्रतिस्थापित कर देते हैं। कॉस ए का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात किया हमने कर्णी में 3/2, कर्णी में 3/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू 1/2 ऋण साइन ए का वैल्यू 1/2 गुणते साइन सी का वैल्यू कर्णी में 3/2। यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि जितना वैल्यू यहाँ पर है, चलिए एक बार हल ही कर देते हैं। कर्णी में 3 का 1 में गुणा कर देंगे कर्णी में 3 मिलेगा, 2 का 2 में गुणा कर देंगे 4 ऋण कर्णी में 3 का 1 में गुणा कर देंगे कर्णी में 3, 2 में 2 को गुणा कर देंगे 4। जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक घटकर आपको यहाँ पे 0 प्राप्त हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 में फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रश्न हल हुए। प्रश्न नंबर 10 दे दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। हम लोग त्रिभुज बना देंगे पी क्यू आर, और यहाँ पे जो क्यू शीर्ष रहेगा उसी पर समकोण बनाए 90 अंश का कोण बन रहा है। आपको दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमें साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको नोट करते हैं और यहाँ पे साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। हमें प्रश्न में यही दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर। देखिए प्रश्न इसी प्रकार दिया हुआ है कि पी आर प्लस यहाँ पे जो क्यू आर यह वाली दूरी है, इनका योगफल हमें दे दिया गया है कि 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू तो ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इन दोनों को जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेखाखंड है पी क्यू, ठीक है, और प्लस क्यू आर, इन रेखाखंड का हमें योगफल दे दिया गया है 25, मतलब अलग अलग नहीं दिया हुआ है। पी आर और यहाँ पे आर क्यू का अलग अलग वैल्यू नहीं दिया हुआ है। यहाँ से पी आर प्लस यहाँ पे क्यू आर का योगफल हमें दे दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो सिंपल हमें किसी को मानना पड़ेगा। ठीक है, एक को हम लोग मान लेते हैं यक्स, यहाँ पे देख लीजिए इसको हम लोग यदि यक्स सेंटीमीटर माने, यहाँ पे इन दोनों का योगफल है 25 सेंटीमीटर। यदि हमने एक को यक्स माना तो दूसरे को हमें क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे 25 मानना क्या पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा 25 ऋण यहाँ पे यक्स सेंटीमीटर यह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आर क्यू, अभी हम लोग इन दोनों का योगफल कर देंगे तो यहाँ पे प्लस यक्स और माइनस यक्स घटकर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यह जो हमने लाइन खींचा हुआ है केवल समझने के लिए लिख देते हैं इसको, इस बात को। माना पी आर बराबर यक्स सेंटीमीटर, तब
यहाँ पे आपका जो क्यू आर है वह किस प्रकार से हो गया, 25 माइनस यक्स इतना ये सेंटीमीटर हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 90 अंश का कोण है, पी क्यू आर में लिख देते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे कर्ण का वर्ग, 90 अंश के सामने वाली भुजा यही है, तो यहाँ पे यक्स का वर्ग, ठीक है, यहाँ पे पी आर का वर्ग डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं यक्स का वर्ग, ठीक है, क्योंकि इस भुजा की लंबाई यक्स दिया गया है, यक्स का वर्ग बराबर यहाँ पे इन दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ देते हैं। चलिए इसी को लिख देते हैं 5 का वर्ग प्लस यहाँ पे 25 माइनस यक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया यक्स स्क्वायर, यहाँ पे 5 का वर्ग कर देंगे, 5 5 है 25, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इन दोनों पदों का हमें पहले वर्ग करके जोड़ना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी रहेगा, तो यहाँ पे 25 का वर्ग कर देंगे 625 प्लस यहाँ पे यक्स स्क्वायर, और यहाँ पे होगा ऋण 2ab, मतलब इसका दोगुना हमें करना पड़ेगा, 25 दूना 50, यहाँ पे 25 दूना 50 इंटू यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे इस वैल्यू को बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं, यक्स स्क्वायर तो यहाँ पर पहले से है, यहाँ पे प्लस में है, बराबर की इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे ऋणात्मक है, बराबर की इधर आ जाएगा तो 50 यक्स ये धनात्मक हो गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग जोड़ देते हैं इन दोनों पदों को, ये बराबर को उधर ही है, यहाँ पर 25 25 50 हो जाएगा, 650 आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 625 में हमने 25 जोड़ दिया। अब यहाँ पे जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक है, ये घटकर 0 हो जाएगा, आपको मिला 50 यक्स बराबर 650, तो यक्स बराबर क्या मिलेगा 650 और हर में 50, ठीक है, अंश और हर में यदि 10 से भाग देंगे तो एक एक जीरो समाप्त हो जाएगा, और जब 5 से भाग देंगे 5 एकम 5, 5 3 15, यक्स का वैल्यू आपको सिंपल 13 प्राप्त हो रहा है, यक्स का वैल्यू 13 जो कि आएगा ये सेंटीमीटर में है ना। यहाँ पर हमने इसका वैल्यू जो पी आर है इसका वैल्यू हमने 13 सेंटीमीटर ज्ञात कर दिया, क्यू आर का भी वैल्यू ज्ञात हो जाएगा, इसका वैल्यू हमने चूंकि 13 ज्ञात कर दिया ना, तो यहाँ पे 25 में से क्या कर दीजिए 13 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर घटा देंगे तो आपको सिंपल 12 प्राप्त हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर है इसका वैल्यू लिखते हैं। अतः यहाँ पे जो यक्स है हम लोग का ये पी आर था, ठीक है, ये पी आर को ही हमने यक्स माना था, अतः लिख देते पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर तथा यहाँ पे क्यू आर हमने इसको ज्ञात कर लिया, 25 में से हमने क्या कर दिया इस 13 को घटा दिया, तो हमें ज्ञात हो गया था यह 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ज्ञात कर देना है साइन पी का वैल्यू, लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुके हैं, अब हम लोग अनुपातों को ज्ञात कर लेते हैं ना। यहाँ पर हमें ज्ञात करना था साइन पी का वैल्यू, साइन लिख देते हैं पी बराबर, यहाँ पर इस कोण के लिए यह हो जाएगा लंब बटा कर्ण है ना, यहाँ पे साइन के लिए अनुपात क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर यह लंब है जिसका वैल्यू है, चलिए एक बार लिख ही देते हैं क्यू आर, और कर्ण क्या है पी आर, यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू हमने ज्ञात किया हुआ है, ये 12 है 12, और यहाँ पे पी आर का वैल्यू है 13, ठीक है, तो यहाँ पर साइन पी का वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया कामा, और भी हमें ज्ञात करना है कॉस पी का वैल्यू, लिखते हैं कॉस पी बराबर, यहाँ पर होता है आधार बटा कर्ण, इस न्यून कोण के लिए आधार है पी क्यू आधार है और पी आर जो है कर्ण है, तो यहाँ पे है आधार 5 और यहाँ पे पी आर है 13, यह हो गया, तथा हमें टेन पी का भी वैल्यू ज्ञात कर देना है, लिख देते हैं टेन पी बराबर, यहाँ पर होता है लंब बटा आधार है ना, तो इस न्यून कोण के लिए लंब यह है क्यू आर, आधार क्या है पी क्यू, आधार यही है पी क्यू, तो इसका वैल्यू है 12, क्यू आर का 12 और पी आर का है 5, ठीक है। यहाँ पर जो भी अज्ञात था उसको हमने ज्ञात करके आपको दिखा दिया। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, मतलब हमें कारण भी देना है। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया ना, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो यहाँ पे जो tan है यदि मान लेते हैं कोई समकोण त्रिभुज हो गया, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। प्रश्न में हमें दे दिया गया ना tan a बराबर दिया हुआ है ना, क्या इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। देखिए इस प्रकार से हमने समकोण त्रिभुज बना दिया, अब यहाँ पे मान लेते हैं ABC इसी प्रकार से त्रिभुज है, इसी न्यून कोण की चर्चा कर रहा है, और tan a में होता क्या है, यहाँ पे लंब बटा आधार रहता है, यहाँ पे लिख देते हैं लंब और आधार का यह अनुपात रहता है, तो यहाँ पे इस न्यून कोण के लिए यह लंब हो गया
और यहाँ पर ये आधार हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि इन दोनों भुजाओं का ये जो लंब है और आधार है, इन भुजाओं का अनुपात आपको हमेशा 1 से कम प्राप्त हो। देखिए यहाँ पर जब भी समकोण त्रिभुज रहता है ना, यदि मान लेते हैं tan, जब यहाँ पे 45 अंश का आप कोण लेंगे ना, 45 अंश का कोण लेंगे तो यह वाली भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। जब यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगा तो इनका अनुपात का वैल्यू आपको 1 प्राप्त होगा, ठीक है। और उसी प्रकार से मान लेते हैं यदि आप हमेशा लंब का वैल्यू अधिक ले लिए, ठीक है, लंब का वैल्यू मान लेते हैं, चलिए 2 ही इकाई आप ले लिए और इसका वैल्यू 1 ले लिए, है ना। अब यहाँ पे इसका यदि अनुपात ज्ञात करेंगे 2:1, तब आपको 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि tan a का वैल्यू हमेशा 1 से कम हो। यहाँ पर जब दोनों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, मान लेते हैं जब tan 45 अंश का कोण रहेगा, तब यहाँ पे यह वाली भुजा आपस में बराबर रहेंगे, उसका अनुपात आपको 1 प्राप्त हो जाएगा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात, है ना। यहाँ पर यह वाली भुजा जब भी बड़ी रहेगी और यह वाली भुजा छोटा रहेगा तो हमेशा जो यहाँ पे tan a का वैल्यू है वह क्या रहेगा, 1 से बड़ा ही आपको प्राप्त होगा। तो ये जो कथन दे दिया गया है कि हमेशा tan a का वैल्यू 1 से कम रहेगा, यह असत्य है। यहाँ पर यदि BC भुजा की लंबाई 0 हो जाएगा और हर में यहाँ पर AB भुजा की जो कुछ भी लंबाई रहेगी, तब आपको अनुपात यहाँ पे 0 प्राप्त होगा, है ना। लंब बटा आधार यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। और यहाँ पर BC की लंबाई कितना भी अधिक हो सकता है, इसका अनुपात आपको 0 से लेकर इन तक बढ़ता है ना। यहाँ पे 0 से लेकर अनंत तक इसका वैल्यू हो सकता है, जो tan a का वैल्यू है। चलिए इस बात को हम लोग लिख देते हैं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि tan a का वैल्यू सदैव 1 से कम होता है, यह असत्य बात है ना। यहाँ पे इसका वैल्यू 0 से लेकर यहाँ पे अनंत तक हो सकता है, धनात्मक में कितना भी अधिक हो सकता है। यह वाली लंबाई जो BC की लंबाई जितना अधिक लेंगे और इसका वैल्यू कम लेंगे तो आपको यहाँ पे 0 से लेकर अनंत तक आपको इसका वैल्यू प्राप्त होगा। और यहाँ पे tan 45 अंश का वैल्यू 1 होता है ना। जब यह वाली भुजा और यह वाली भुजा आपस में बराबर रहेगा तो यहाँ पे tan 45 अंश का वैल्यू आपको 1 के बराबर प्राप्त होता है, जो कि क्या है, यहाँ पर पूछा दिया हुआ प्रश्न में कि सदैव 1 से कम रहता है। यहाँ पर देख रहे हैं tan 45 अंश का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 के बराबर भी आपको मिलेगा, इससे भी अधिक भी मिलेगा। चलिए हम लोग इस बात को लिख देते हैं। कथन हमें दिया गया था कि tan a का वैल्यू सदैव 1 से कम होता है, तो यहाँ पर ये कथन असत्य बना और कारण हमें लिख दिया क्योंकि tan a का मान 0 से इन तक बढ़ता है और एक बार आपको tan 45 अंश का वैल्यू यहाँ पर आपको 1 भी प्राप्त होता है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड कथन को पढ़ते हैं। यहाँ पर सेकंड आपको दिया हुआ है ना, कोण a के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5 आपको दिया हुआ है। चलिए इसको नोट करते हैं, इसको समझते हैं। चलिए यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से हम ABC नामकरण कर देते हैं। चलिए यही कोण a है, आपको दे दिया गया है sec a बराबर आपको दे दिया गया है 12/5। देखते हैं यह संभव है कि नहीं। यहाँ पे sec a बराबर यहाँ पे होता है कर्ण बटा आधार, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। तो यहाँ ही होता है sec के बराबर, यहाँ पे कर्ण बटा आधार होता है। तो यहाँ पे कर्ण का वैल्यू है AC और यहाँ पर यह हो गया AB आधार आपका हो गया, है ना। तो कर्ण का वैल्यू हमेशा अधिक रहता है, ठीक है। जो यहाँ पर शेष दोनों भुजाएं रहती हैं, इन दोनों भुजाओं की तुलना में यह वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा रहती है ना। तो यहाँ पर दे दिया गया है कि मान लेते हैं यहाँ पर AC आपको कर्ण दे दिया गया है 12 और यहाँ पर AB का वैल्यू 5 दे दिया गया है। तो हाँ, किसी कोण के लिए यह वैल्यू, यह अनुपात हो सकता है ना, 12:5 हो सकता है। यहाँ पर यदि इसका व्युत्क्रम दे देता 5/12 तो वह नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कर्ण को यदि 5 दे देता और इसको 12 दे देता तो यहाँ पर यह संभव नहीं रहता, मतलब जो भी कथन रहता वो असत्य हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखो कि किसी कोण के लिए यहाँ पर यह अनुपात संभव है 12/5। तो हाँ, ये संभव है ना, कि यहाँ पर हमें इतना पता है कि कर्ण की लंबाई अधिक होनी चाहिए और यहाँ पे आधार की लंबाई, कर्ण की लंबाई आधार से छोटी होना चाहिए। देखिए और एक स्थिति आपको ये भी प्राप्त होगा ना, जब इसके 0 अंश की आप चर्चा करेंगे ना, तो यहाँ पे BC वाली लंबाई को आप कम करेंगे, ठीक है। BC वाली लंबाई को यहाँ पे इस प्रकार से कम करते जाएंगे, इस प्रकार से कोण को ना, तो यहाँ पे जो C बिंदु है और B बिंदु है, इस बिंदु को आप एक ही पर लाकर जब मिला देंगे ना, तो यहाँ पर आपको 0 अंश का वैल्यू प्राप्त होगा, मतलब sec 0 अंश का वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर जो कर्ण रहेगा और जो आधार रहेगा यह दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यदि B और C बिंदु को हम यहाँ पर इस एंगल को कम करते जाएं और यहाँ पे C बिंदु और B बिंदु को संपाती कर दें, मतलब एक ही बिंदु पर कर दें, तो यहाँ पे जो आपकी कर्ण की लंबाई रहेगी वही आपका इसका लंबाई रहेगा, ठीक है, जो आधार की लंबाई है। तब यहाँ पे उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे AC और हर में है AB, AC का वैल्यू AB के बराबर हो जाएगा। तब यहाँ पर अनुपात आपको इनका 1 प्राप्त होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो sec A है इसका वैल्यू यहाँ पे कम से कम 1 होगा, ठीक है, और इससे हम वैल्यू
और इससे वैल्यू यह अधिक हो सकता है। तो यहाँ पे 1 से लेकर ये फ़ारेनहाइट तक बढ़ेगा, ठीक है। कम से कम 1 हो सकता है। बाकी यहाँ पर कर्ण का वैल्यू देख रहे हैं ना, यहाँ पर यदि हम लोग भाग देंगे तो 2 से अधिक आएगा, है ना, जो कि यहाँ पे 1 से आपको अधिक ही प्राप्त होगा। कर्ण हमेशा बड़ी भुजा रहती है। यदि मान लेते हैं सी और बी बिंदु को आप संपाति कर रहे हैं, एक स्थिति आएगा जब साइन मतलब सेक 0 अंश का वैल्यू आप ज्ञात करेंगे। कम से कम सेक ए का वैल्यू 1 हो सकता है और अधिकतम धनात्मक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब 1 से अधिक रहेगा, 1 से फ़ारेनहाइट तक हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर जो कथन दे दिया गया है कि ए के किसी मान के लिए यह वैल्यू संभव है, तो हम लोग लिख देते हैं सत्य है, क्योंकि जो सेक ए का वैल्यू है 1 से फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। तो यहाँ पे 12/5 क्या है, संभव है। तो यहाँ पर ये कथन सत्य है। इसको हम सिंपल यहाँ पे नोट करते हैं। इसको हमने नोट कर दिया, सत्य है कथन, क्योंकि सेक ए का मान 1 से फ़ारेनहाइट तक बढ़ता है। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले कथन को देखते हैं। थर्ड कथन दिया हुआ है, कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पे जो कॉस ए है, यहाँ पर कोण ए का कॉसेकेंट के लिए यहाँ पर आप यहाँ पे प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे। हालांकि जो पीछे की किताबें थी उनसे यह प्रश्न चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे कोसाइन रहता तो हो जाता, कोसाइन यहाँ पे कॉस का मतलब यहाँ पे कोसाइन लिखता, कोण ए का कोसाइन रहता तो यहाँ पे कॉस ए उसे बोलते हैं आप। लेकिन यहाँ पे कॉसेकेंट दे दिया गया है, तो यहाँ पे कोसेक की यह वैल्यू दे दिया गया है ना। मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, कोसेक बोलेंगे। आपको हम पीछे भी दिखा भी देते हैं। यहाँ पे कोसाइन लिखता, यहाँ पे कोसाइन रहता तो कॉस ए होता, लेकिन यहाँ पे कॉस मतलब यहाँ पे कॉसेकेंट दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोसेक ए इसका वैल्यू दे। यदि यहाँ पे कॉस ए के स्थान पर कोसेक ए दिया होता, कोसेक ए दिया होता तो यहाँ पर हो जाता। लेकिन यहाँ पर कॉस ए का कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यहाँ पर यह नहीं होगा, है ना। हमने बताया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यदि कॉस ए यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पे कोसाइन देना चाहिए था। यदि यहाँ पे कॉसेकेंट लिखा हुआ है, कोण ए का कॉसेकेंट, तो यहाँ पे कोसेक ए लिखना चाहिए था। दिखाते हैं आपको, है ना। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मतलब यह कॉस ए के लिए है, बराबर यहाँ पर लिख देते हैं हम, यह कॉस ए है जो कि कोसाइन का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर कोसाइन, यहाँ पे जैसे कॉस ए के लिए कोसाइन नहीं लिखा हुआ है ना। यहाँ पे कोण ए का कोसाइन रहता तो कॉस ए होता, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया, यहाँ पर लिखा गया कॉस ए और इसको बोल दिया है संक्षिप्त रूप, इसका बोल दिया है। देखिए यहाँ पे कॉसेकेंट का बोल दिया है, जो कि होता है साइन का व्युत्क्रम। इसका शॉर्ट फॉर्म यदि हम लिखें तो यहाँ पर यह होता है कोसेक ए, ठीक है, जो कि साइन का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह कथन असत्य है। हमने लिख दिया कि जो कथन दिया था वो असत्य है, क्योंकि कोसेक ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब यहाँ पे कोण ए के कॉसेकेंट आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कोसेक ए लिखना पड़ेगा। यदि आप कॉस ए लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे कोण ए का यहाँ पे कोसाइन लिखना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कथन दिया गया था वह असत्य था। सत्य क्या रहता, जब यहाँ पे कोसेक ए का यहाँ पे इस प्रकार दिया रहता, कोसेक ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है ना। प्रश्न इस प्रकार से दिया रहता तब सत्य होता। लिखा रहता कि कोसेक ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, इस प्रकार से दिया रहता तो हो जाता सत्य। चौथा कथन दिया हुआ है, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखिए यहाँ पर ना कॉट ए, जब भी यहाँ पर अनुपातों को लिखेंगे ना तो हमेशा यहाँ पर आपको साथ में लिखना रहता है। यहाँ पे कॉट और ए का गुणनफल हम लोग नहीं लिख सकते हैं ना। इस प्रकार की बातों का कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं कॉट ए हमने लिख दिया, तो यहाँ पे कॉट यह बताता है ना कि किन भुजाओं का हमें अनुपात लेना है, और यहाँ पर ए बताता है कि किस न्यून कोण के सापेक्ष बात हो रहा है ना। यहाँ पे इस न्यून कोण को पहले चर्चा किया जाएगा, फिर यहाँ पर कॉट बताता है कि जैसे कि आधार बटा लंब हमें लेना रहता है ना कॉट के लिए, आधार बटा लंब। लेकिन यहाँ पर यही न्यून कोण मतलब डिसाइड करेगा किन भुजाओं का हमें अनुपात देना है। पहले हम लोग न्यून कोण डिसाइड करेंगे तभी हम लोग को आधार और लंब पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों में 7 का तो मतलब है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से कॉट गुणते ए इसका कोई मतलब नहीं है ना। चलिए इस बात को हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे ये कथन है यह असत्य बन जाएगा, क्योंकि दिया था कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, यहाँ पर असत्य बनेगा। हमने लिख दिया जो कथन दे दिया गया वो असत्य है, क्योंकि काट ए कोण तथा त्रिकोणमितीय अनुपात का एक संकेत है। हम काट और ए को, जो यहाँ पर कोण है, काट और ए को अलग नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर जब भी रहेंगे दोनों साथ में ही रहेंगे। तो ये जो कथन था यह असत्य बना। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग त्रिभुज बनाकर इसको चेक करते हैं। साइन थीटा बराबर 4/3 संभव है कि नहीं। देखिए हमें प्रश्न में दिया हुआ है ना, साइन थीटा बराबर हमें 4/3 दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर हमने इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बना दिया। यहाँ पे ABC
ABC नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर समकोण है और चलिए इसी न्यून कोण की हम चर्चा करते हैं, यह थीटा है। तो यहाँ पर साइन थीटा जब भी रहता है ना, तो जो भी न्यून कोण रहता है यहाँ पे लंब बटा आधार मतलब लंब बटा कर्ण का अनुपात रहता है। यहाँ पर इस प्रकार से भी लिखकर हम लोग देख सकते हैं, इससे काफ़ी आसानी से याद रहता है। तो यहाँ पे लंब और कर्ण का आपको अनुपात लेना है ना। तो यहाँ पर लंब है क्या, यहाँ पर है BC, यहाँ पर यही लंब हो जाएगा न्यून कोण के सामने वाली भुजा, यहाँ पर है BC लंब, और यहाँ पर है कर्ण, ठीक है, जो 90 अंश के सम्मुख भुजा है, कर्ण AC है आपका। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रश्न में ना कि यहाँ पे हमें पता है कि कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको दे दिया गया है ना कि BC का वैल्यू 4 दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे आपको AC का वैल्यू 10 दे दिया गया है। इस प्रकार से दे दिया गया है कि मतलब आपको लंब को अधिक बता दिया है। हमें पता है कोई भी समकोण त्रिभुज रहता है ना, उसमें यहाँ पर जो कर्ण रहता है वो सबसे बड़ी भुजा रहता है, लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि लंब आपका बड़ा है ना, BC को बड़ा बता दिया, और जो यहाँ पे जो कर्ण है वो AC, इसका वैल्यू आपको 3 बता दे रहा है। यहाँ पे 4 बता रहा है, यहाँ पे 3, यदि के लगाना रहेगा तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको 3 के बता दे रहा है। यहाँ पर लंब का वैल्यू कर्ण से अधिक बता दे रहा है, जो कि यहाँ पे संभव नहीं है, यह कथन हो जाएगा असत्य, है ना। और साइन थीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहता है ना, यहाँ पर यह 1 से अधिक आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे देखिए B और C बिंदु को यदि हम लोग संपाति कर दें, यहाँ पर जो थीटा कोण है इसे हम लोग इस प्रकार से भुजाओं को कम करते हुए आए, तो यहाँ पे BC का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण का जो भी वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे 0 बटा समथिंग आपको 0 ही प्राप्त होगा। मतलब न्यूनतम वैल्यू आपको इसका 0 प्राप्त हो सकता है, अधिकतम कितना प्राप्त होगा। मान लेते हैं जो यहाँ पर C से है, इसको आप इधर आगे बढ़ाते गए हैं ना, तो इसका कोण भी आगे बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर इसका कोण 90 अंश हो गया, ठीक है। जो यहाँ पर है बिंदु A, इसको हमने B तक लेकर आ गए, है ना, अब 90 अंश का कोण हो गया। लेकिन यहाँ पे जो AC भुजा रहेगी, जो A शीर्ष है वो यहाँ पे B पे आ गया, तो यहाँ पे कर्ण की लंबाई और यहाँ पे जो इसका लंब की लंबाई, यह दोनों सेम हो जाएगा, है ना। तो जब यहाँ पर दोनों वैल्यू इस प्रकार से होगा, बताते हैं, AC बराबर हो जाएगा BC के। जब यह दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा तो इनका अनुपात आपको क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, है ना। यदि यहाँ पे BC और हर में रहेगा AC, इनका दोनों का वैल्यू यदि सेम है तो इनका अनुपात आपको 1 प्राप्त होगा। मतलब जो भी रहेगा साइन 90 अंश का वैल्यू रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है, यहाँ पे इसका वैल्यू 0 से 1 तक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 4 में हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो साइन थीटा का वैल्यू है 0 से अधिक आपको प्राप्त हो रहा है। एक बात इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर ठीक है कि यहाँ पर हम लोगों ने कर्ण को लंब के बराबर कर दिया, लेकिन हम लोग यहाँ पे कर्ण को लंब से छोटा नहीं कर सकते, है ना। जब भी रहेगा तो इससे बड़ा ही रहेगा, यहाँ पे लंब से यह वाली भुजा बड़ी ही रहेगी, कर्ण उसके बराबर हो सकता है। एक स्थिति होगा कि यहाँ पर यदि हम लोग थीटा के स्थान पर 90 अंश ले लें तो यहाँ पे AC बराबर BC हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू BC का वैल्यू यहाँ पे AC से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पर यह स्थिति संभव नहीं है। और यहाँ पर हमने बताया कि साइन थीटा का वैल्यू कितना तक वेरी कर सकता है, 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगा। यहाँ पर 1 से हम लोग देख रहे हैं अधिक है, तो यहाँ पर एक कथन है असत्य, कारण भी हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर पूरी बात हमने लिख दिया। जो कथन दिया गया था वो असत्य है, क्योंकि साइन थीटा का मान हमेशा 0 और 1 के बीच रहता है। यहाँ साइन थीटा बराबर 4/3 दे दिया गया था, है जो कि 1 से अधिक है, अतः यह संभव नहीं है। इस प्रकार से यह कथन असत्य बना। इस प्रकार प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।